करें। अस्सलाम वालेकुम। तो माजरत के साथ के देरी मतलब थोड़ा देर से शुरू हो नहीं, रहा है। माजरत मेरी तरफ से है। हाँ, कोई मसला नहीं है। जी। तो ये दूसरा सेशन है वर्कशॉप का हमारे, जिसका मजमून है साइंस क्या शय है और साइंसदान क्या है। तो प्रोफेसर साहब हमारे साथ जुड़े हैं लास्ट वीक से ही, और इससे पहले जो जिस मौजू पे गुफ्तगू हुई थी वो था साइंसदान क्या शय है। तो सॉरी, साइंस क्या शय है, क्या चीज़ है, उसके ऊपर तफसीली बातें हुई, उसके ऊपर इंटरेक्शन भी हुआ, क्वेश्चन आंसर भी पूछे गए, और एक अच्छी हेल्दी डिस्कशन रहा पिछले हफ्ते। तो हालांकि वर्कशॉप है, तो टीचिंग उर्दू की तरफ से इस बात की कोशिश की जा रही है कि ऑनलाइन वर्कशॉप की जो सूरत होती है उसको बरकरार रखा जाए। उसके लिए ग्रुप भी बनाया गया है, और मुजाहिद भाई ने रीडिंग्स भी शेयर की थी, और प्रोफेसर साहब ने कुछ लिखने के लिए भी कहा था, कुछ लोगों ने लिख के शेयर भी किया था। तो अल्लाह की फजल से एक वर्कशॉप की शक्ल तो हो रहा है। और आज जो मजमून है इस पे बहस बात होगी वो है साइंसदान क्या है। तो मैं तमाम हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके माजरत के साथ दोबारा से हमारे जो प्रोफेसर साहब हैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो अपनी गुफ्तगू रखें। शुक्रिया। जी, अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया सलमान वहीद साहब, और देरी के लिए मैं माजरत चाहता हूँ। जैसा कि आपने कहा कि पिछले हफ्ते से हम इस वर्कशॉप को कर रहे हैं, और इसका जो मौजू था साइंस क्या शय है, साइंसदान क्या है, इसमें हम दो लफ्ज़ हैं, साइंस और साइंटिस्ट। इसको एक तरह से डीकंस्ट्रक्ट करने की, इसको डिकोड करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि बज़ाहिर ये अल्फाज बहुत ही आम से लगते हैं और बहुत ही सुने-सुनाए से लगते हैं, लेकिन इनको हम एक फ़लसफ़ियाना तरीके से, और इनकी जो बहुतेरे जो लिसानी पहलू हैं, लिसानियाती पहलू हैं, उसको भी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो पिछली वर्कशॉप में हमने साइंस से मुताल्लिक जो लोगों की आम राय है, उसको कुछ कुछ ऐसे आम ख़यालात को हमने लिया था, और उन पे फिर हमने सैर हासिल बहस की थी। इसके बाद फिर मुजाहिदुल इस्लाम साहब ने और टीचिंग उर्दू वेबसाइट के जो मुंतज़मीन हैं, उन्होंने आपसे बहुत व्हाट्सएप ग्रुप बना के बहुत सारी रीडिंग्स भी शेयर की थी, और मुझे खुशी है कि आप में से बहुत लोगों ने रीडिंग्स को पढ़ा। और मैं चाहता था कि आज के वर्कशॉप के लिए साइंटिस्ट से मुताल्लिक जो आपकी आरा हैं, जो राय हैं, उससे आप मुझे आगाह करें। तो बहुत लोगों ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में छोटी-छोटी तहरीरें भी मुझसे शेयर की, तो मैं उन सब लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ। और आज की वर्कशॉप का स्ट्रक्चर ये रहेगा कि शुरुआत में तो हम साइंटिस्ट से बात करेंगे, साइंटिस्ट किसे कहते हैं, साइंटिस्ट कौन होता है, और साइंटिस्ट से मुताल्लिक जो आम ज़हनी तसव्वुर होते हैं लोगों को, उनको हम खंगालने की कोशिश करेंगे पहले हिस्से में। और आखिरी हिस्से में एक बार फिर से, क्योंकि कुछ लोग शायद इस वर्कशॉप में पहली बार जुड़ रहे हैं, तो साइंस क्या चीज़ है, इसकी एक गहरी फ़लसफ़ियाना जो बहस हमारी हुई थी, उसको हम समेटने की कोशिश करेंगे इस वर्कशॉप के आखिरी हिस्से में। और वहाँ पे हम देखेंगे कि जो कौमी दरसियात का खाका 2005 यानी एनसीएफ 2005 के पोजीशन पेपर ऑन साइंस टीचिंग, एनसीएफ 2005 में आप सब जानते हैं कि पोजीशन पेपर्स भी लिखे गए थे अलग-अलग सब्जेक्ट पे। तो मैं टीचिंग उर्दू के मुंतज़मीन का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने उसको ट्रांसलेट किया आपके लिए उर्दू में, और व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर भी किया था, और काफ़ी अच्छा ट्रांसलेशन उन्होंने किया है। कहीं-कहीं पे एक आध जगह थोड़ी बहुत अ, गलतियाँ थी, जो इमला की गलतियाँ थी, या कहीं-कहीं पे ट्रांसलेशन की गलती थी। तो उसको अगर आप नज़रअंदाज करें तो बहरहाल ये बहुत अच्छा एक ट्रांसलेशन उन्होंने किया, और आप में से बहुत लोगों ने इसको पढ़ा भी है। तो आखिर में हम कौमी दरसियात का खाका साइंस के बारे में क्या कहता है, और एक माकूल किस्म की, एक अच्छी साइंस की तालीम कैसी होनी चाहिए स्कूलों में, और उसमें साइंस और साइंसदानों का जो तसव्वुर है वो किस तरह का होना चाहिए, कैसा तसव्वुर हमें अपने तलबा के सामने पेश करना चाहिए, जो एक सही और माकूल साइंस की तालीम के लिए ज़रूरी है। इस पे हम थोड़ी बातचीत करेंगे। क्या मेरी स्लाइड आपको दिख रही हैं?
जी अभी दिख नहीं रही है अभी नहीं दिख स्लाइड, आप रही? नहीं। अच्छा अच्छा। अगर स्लाइड शेयर करने में दुश्वारी हो तो आप हमें व्हाट्सएप पे भेज दें या जीमेल पे, तो हम यहाँ से शेयर कर लेंगे। ओके, मैं कोशिश करता हूँ एक बार फिर जी से। ये शेयर स्क्रीन करना होता है? जी 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 मैं शेयर स्क्रीन कर रहा हूँ, फिर वहाँ से योर एंटायर स्क्रीन एप्लीकेशन विंडो, तो मैं एप्लीकेशन विंडो पे गया और जी। फिर मैंने पीपीटी पे शेयर करा। आप देखिए क्या ये एक सेकंड। जी जी, अब दिख रहा होगा सबको मेरे ख्याल से। अब दिख रहा है? चलिए, अब दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। अच्छा, ये मुझे दिख रहा है और किसी को नहीं दिख रहा है, क्यों? मेरे ख्याल से दो विंडोज होगी, एक एक मेरे नाम से होगी और एक प्रेजेंटेशन करके ऐसे आ रहा होगा। तो अगर आप उसे पिन करने की कोशिश करें। इसमें एक ही दिखा रहा है। अच्छा, इसमें एक ही दिखा हुआ है। जी। अब एक अभी भी सेकंड नहीं दिख दीजिए, रहा है। अभी भी नहीं दिख रहा है? एक सेकंड दीजिए। जी, अब शेयर करें? जी। अच्छा। जी जी, जी अब दिख रहा है। दिख रहा है। चलिए, जी। शुक्रिया। अ, शुक्रिया। तो जो हमारे शुरा हैं उनसे मैं थोड़ा जानना चाह रहा था कि वैसे तो आप लोगों से मैंने कहा था कि साइंटिस्ट से मुतालिक जो आपकी राय है उससे मुझे आगाह करें, तो आप लोगों ने लिखा भी था, छोटे-छोटे आपने राइट अप लिखे थे और वो व्हाट्सएप ग्रुप पे आपने शेयर किया था। उनके अलावा जो लोग नहीं लिख पाए थे, उनसे मैं ये सवाल करना चाह रहा हूँ कि जब आप लफ्ज़ साइंटिस्ट या साइंसदान को सुनते हैं, तो आपके ज़हन में कैसा पैकर उभरता है? किस तरह की एक शबीह बनती है आपके ज़हन में? अ, क्या आप उसके बारे में 2-4 लाइन बोल सकते हैं? क्या एक ख़ास किस्म का पैकर उभरता है आपके ज़हन में, जब आप साइंसदान मैं- लफ्ज़ सुनते हैं? जी, जब मेरे सामने नाम आता है साइंसदान, तो जी, मतलब एक पिक्चर आती है एक आदमी की जो किसी लैब में कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा है। बहुत खूब। जी, जी। और उसके हुलिये से मुताल्लिक मतलब साइंटिस्ट का जो हुलिया है, वो कैसा आपको कैसी शक्ल उभरती है उसके ज़हन में? यानी थोड़ी और अगर तफ़सील आप दे सकें। जावेद हाँ भाई, मतलब अगर बैंडविड्थ का इशू नहीं है तो वीडियो भी ऑन हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है, बैंडविड्थ का आज इश्यू नहीं है। हाँ वही जो मतलब तस्वीरें में देखते हैं तो मतलब वो बहुत ज्यादा भरा हुआ रहता है वो स्टफ। मतलब उसको कोई डिसिप्लिन नहीं रहता है सिचुएशन उनकी, जी, जो साइंसदान होते हैं। जी। और कोई साहब बोलना मतलब चाहें? अब्दुल नईम साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, अब्दुल नईम साहब। जी, अर्ज़ करें, मैं सुन पा रहा हूँ।
हेलो, जी आप आवाज unmute लगता करके है बोले। कि बोल नहीं रहे। जी नहीं, अच्छा, अ, अब्दुल नईम साहब, आप चैट में भी डाल सकते हैं और बोल भी सकते हैं अनम्यूट करके, देख लें। चलिए मैं बोल देता हूँ, शायद लिखने में दुश्वारी आ रही है माइक ऑन करने में। देखिए, उमूमन जब हम साइंटिस्ट के बारे में तसव्वुर करते हैं, जैसा सलमान वहीद साहब बता रहे थे, तो ये ज़हनी पैकर आम तौर पे एक ऐसे शख्स का बनता है जिसका चेहरा घनी दाढ़ियों से ढका हुआ है, आंखों पर नज़र का चश्मा चढ़ा हुआ है, सर पर घने लंबे बेतरतीब बाल हैं या गंजापन है, और जो एक बड़ी ही अबतर किस्म की लेबोरेटरी के अंदर, यानी जहाँ बहुत बेतरतीबी है, साइंसी आलात से घिरा हुआ है और कोई कीमियाई तजुर्बा कर रहा है। आम तौर पे ये एक शबीह उभरती है जो आम तसव्वुर होता है साइंसदान का। और आप देखें, जैसे यहाँ पे कुछ तस्वीर हैं, ये तस्वीरें भी हमारे जहन में उभरती हैं। जैसे बीच में जो एक तस्वीर दिख रही है, ये किसी स्टूडेंट ने, ये टीचर एजुकेशन में प्री सर्विस टीचर ट्रेनिंग करने के लिए जो स्टूडेंट्स आते हैं, तो मेरे जो तलबा रहे हैं पिछले बैचों में, उनसे मैं ये एक्टिविटी करवाता हूँ। उनसे कहता हूँ कि आपके जहन में साइंटिस्ट वर्ड सुनकर जो पैकर उभरता है, उसकी एक ड्राइंग बनाएं आप, और उस ड्राइंग पे फिर हम चर्चा करते हैं बाद में। तो बीच की तस्वीर में आप देखेंगे कि एक साहब हैं, जो पूरा चेहरा अभी नहीं दिख रहा है, दाढ़ी और मूछें हैं इनकी, और लैब कोट इन्होंने पहन रखी है, माइक्रोबायोलॉजी का एक फाइल इनके हाथ में है, और दूसरी तरफ आलात हैं जो माइक्रोबायोलॉजी की लैब से मुताल्लिक हैं, जैसे माइक्रोस्कोप है, बीकर है, टेस्ट ट्यूब है, और इस तरफ एक ऑटोक्लेव रखा हुआ है। और दोनों किनारों पे अगर आप देखें तो मशहूर साइंसदानों की तस्वीरें हैं, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम साहब की तस्वीर है ऊपर, और नीचे जो तस्वीर है ये आप समझ गए होंगे किनकी है। ये अल्बर्ट आइंस्टीन की एक तस्वीर है जो बड़ी मशहूर हुई थी। और एक बार आइंस्टीन से किसी जर्नलिस्ट ने कहा था कि वो अपनी सालगिरह पर कैमरे उनके मैगजीन के सरेवरक के लिए एक तस्वीर दें और पोज करें, तो उन्होंने ऐसे जबान निकाल कर ये तस्वीर खिंचाई थी। तो ये वहां से ये तस्वीर आ रही है, और ये भी किसी स्टूडेंट ने बनाया कि जब भी मैं साइंटिस्ट लफ्ज सुनती हूँ तो ये पैकर मेरे जहन में उभरता है। आपका वीडियो स्टॉप हो तो गया। साइंसदानों के बारे में जो, हेलो जी, आवाज आ रही है? जी आवाज आपका आ रही है, वीडियो स्टॉप हो वीडियो नहीं दिख रहा स्लाइड नहीं दिख रही? गया। स्लाइड है। दिख रहा है, वीडियो 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 आप स्लाइड नहीं दिख दिख रही रहे। है। अच्छा, मेरी वीडियो ऑफ है। जी अच्छा, मैं कोशिश करता हूँ उसको फिर से ऑन करने की। तो ये जो साइंटिस्ट के बारे में, साइंटिस्ट से मुताल्लिक जो जहनी पैकर है, जहनी तसव्वुर है, इसको इसको समझने के लिए काफी लोगों ने रिसर्चेस भी की हैं, काफी लोगों ने इस पे रिसर्च की है। और जैसे इसमें एक बहुत पुरानी रिसर्च है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। वो सन 1975 ईस्वी में मार्गरेट मीड और रोडा मेट्रॉक्स नाम की दो रिसर्चर्स थी, जिन्होंने अमेरिकी हाई स्कूल में पढ़ने वाले जो तलबा हैं उनके साइंसदानों के बारे में ज़हनी तसव्वुर को समझने के लिए किया था, और ये एक तरह का तहकीकी सर्वे था। तो तलबा से उन्होंने कहा था कि आप साइंटिस्ट की ड्राइंग बनाएं और साइंटिस्ट के बारे में लिखें, उनके हुलिये के बारे में और उनके बारे में आप क्या सोचते हैं, कौन सी कैसी शबीह आपके दिमाग में उभरती है, इसके बारे में आप लिखें। तो तलबा ने जो तहरीरें लिखी, उन तहरीरों से इक्तसाबात को इकट्ठा करके, और उन्होंने एक एक मुश्तरका और एक मखलूत शबीह, एक कंपोजिट इमेज साइंटिस्ट की इन्होंने निकाली, मार्गरेट मीड और रोडा मेट्रॉक्स ने। और मुझे लगता है कि इस इक़्तिबास को पूरे इक़्तिबास को हमें पढ़ना चाहिए कि क्या निकल कर आया। ये 1975 में अमेरिकी हाई स्कूल के जो तलबा थे, उन सब पे जो सर्वे किया, बहुत कोई 400 से ज्यादा तलबा थे, सॉरी 4000 से ज्यादा तलबा थे, उन पे ये सर्वे किया गया था। तो ये एक मुश्तरका एक
इमेज निकल कर आई, मुश्तरका एक जहनी तसव्वुर साइंसदान के बारे में निकल कर आया, जो वो उन्होंने, ये मार्गरेट मीड और रोडा मेट्रॉक्स के रिसर्च से मैंने तर्जुमा किया है उर्दू में आपके लिए, कि साइंसदान एक ऐसा शख्स है जिसने सफेद लैब कोट जेब-ए-तन किया हुआ है और जो किसी लेबोरेटरी के अंदर काम में मशगूल है। वो उम्र दराज या अधेड़ उम्र का है और उसने नजर का चश्मा पहना हुआ है, या तो उसके चेहरे पे घनी दाढ़ी है या उसने अपनी शेव बेतरतीबी से बढ़ा रखी है। वो लंबा और दुबला या मोटा और कोताह कद है, यानी नाटा है। वो या तो नहाफत से झुका हुआ है या बहुत थका हुआ है। वो टेस्ट ट्यूबों, बुनसेन बर्नरों, फ्लास्कों और बोतलों जैसे साइंसी आलात और टूटी हुई कांच की नलियों और अजीबोगरीब नौइयत की मशीनों से घिरा हुआ है। चमकती दमकती लेबोरेटरी मुख्तलिफ किस्म की आवाज़ों से भरी है। टेस्ट ट्यूबों और फ्लास्कों में भरे रकीक और सयाल से उठने वाले बुलबुलों की आवाज़, लेबोरेटरी में रखे हुए जानवरों की झिझकारी और चीख, साइंसदानों के बड़बड़ाने की आवाज़। वो अपना दिन साइंसी तजुर्बात में सर्फ करता है। वो एक टेस्ट ट्यूब में दूसरे से कीमियाई मादों को मुंतकिल करता है। वो माइक्रोस्कोपों के अंदर मुस्तग़रिक होकर झांकता है। वो टेलीस्कोप के जरिए गुंबद गर्दों, जिसमें सूरज चांद सितारे पाए जाते हैं, पर गैराना नजर डालता है। वो नबातातो हैवानात के साथ तजुर्बे करता है, उनका चीर फाड़ करता है, हैवानात के जिस्म से इंजेक्शन लगाता है। वो अपनी काली डायरी में खुशखत हरूफ में कुछ दर्ज करता जाता है। ये रोडा मेट्रॉक्स और मीड ने ये उन्होंने अपने अपने अपनी रिसर्च में, अपनी तहकीक में, ये काफी पहले की बात है, 1975 की बात है। ये यहाँ ये तस्वीर पूरी दिख रही है जो मेरे तालिबे इल्म ने बनाई, और ये एमएससी माइक्रोबायोलॉजी में किए हुए थे और बीएड करने की गर्ज से इन्होंने दाखिला लिया यूनिवर्सिटी में। तो ये उनकी बनाई हुई ये इमेज है। और यहाँ पे मैंने ये भी कहा था कि आप कुछ कैप्शंस भी लगा सकते हैं अपनी तस्वीर में, जिससे और वजाहत हो कि आपके जहन में जो तस्वीर बनती है उसमें आप दिखाना क्या चाहते हैं। आप चाहें तो इन्हें कोई फर्जी नाम भी दे सकते हैं। तो जैसे इन्होंने नाम दिया डॉक्टर स्टीवन डेंट और लिखा है प्रोफेसर एंड रिसर्चर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ये कुछ मिसालें हैं, कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ। ये किसी और तालिबा ने बनाया और इनका नाम इन्होंने रखा डॉक्टर सुरभि। ये न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं। ये तस्वीर थोड़ी धुंधली दिख रही होगी आपको, लेकिन मैं वजाहत करता हूँ। जैसे इसमें बीच में एक औरत को दिखाया है जो लैब कोट पहने हुए हैं और लैब कोट की जेब में प्रोटेक्टिव आई ग्लासेस हैं, चश्मे हैं, नोट और डायरी उनके हाथ में है। इस तरफ किताब पे टेबल पे साइंस की किताबें हैं, कुछ नॉवेल भी हैं और तरह तरह की किताबें हैं, और पीछे बैकग्राउंड में लैब से मुतल्लिक आलात हैं और कुछ रेडियो एक्टिव मटेरियल भी रखे हुए हैं। एक और तस्वीर देखते हैं। इसमें भी एक शख्स है जो साइंस, यानी ये जो केमिस्ट्री की लैब होती है, आप देख सकते हैं कि केमिस्ट्री की लैब में कुछ केमिकल्स की बॉइलिंग और मिक्सिंग का काम ये कर रहे हैं। ये जो एक ड्राइंग है, इसमें आप देखिए, इसमें इजाफी चीज ये है कि एक लैपटॉप बंद रखा हुआ है, माइक्रोस्कोप है, कुछ स्लाइड्स हैं, और तालिबा का इसमें लिखना है कि ये एक ऐसे साइंटिस्ट की ड्राइंग है जो बायोलॉजी में, यानी लाइफ साइंसेज में, जैसे कि माइक्रोबायोलॉजी में एक्सपेरिमेंट कर रही हैं, और ये एक औरत है। और मजीद मिसालें अगर हम लें तो कुछ इस तरह की मिसालें आती हैं कि मशहूर साइंसदानों की सिर्फ तस्वीर बना देते हैं लोग, और जब भी वो साइंसदान के बारे में तसव्वुर करते हैं तो वही मशहूर लोग उनके जहन में आते हैं। और ये आमतौर पे कोई अकेले साइंटिस्ट ही होते हैं, कोई ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट आमतौर पे नहीं होते। जैसे एक बाईं जानिब आप देख सकते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की तस्वीर है, और दाईं जानिब जो तस्वीर है वो मेरी क्यूरी की है, और मेरी क्यूरी अपने लैब में रेडियो एक्टिविटी के एक्सपेरिमेंट्स कर रही है। तो साइंसदानों के बारे में जो ज़हनी तसव्वुर है, इन पे तहकीक
का चलन अगर आप देखें तो ये बहुत पुराना है। और साइंसदान देखने में कैसे लगते हैं, तो किस किस्म के लोग होते हैं, और वो साइंस से मुताल्लिक काम कैसे करते हैं, ऐसे सवालात के बारे में आम ज़हनी तसव्वुरात जो होते हैं, वो इन तमाम रिसर्चर्स से निकल कर आया है कि इन सवालों के बारे में जो आम लोगों के और आम साइंस के तलबा भी और साइंस के असातिज़ा की भी जो आम ज़हनी तसव्वुरात होते हैं, वो साइंसदानों की एक स्टीरियोटिपिकल इमेज यानी घिसी-पिटी शबीह पेश करते हैं, पेश-पा उफ्तादा शबीह पेश करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि हिंदुस्तान समेत दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में मुख्तलिफ उम्र के तलबा और असातिज़ा के साथ की गई ऐसी मुतअद्दिद तहकीकात में साइंसों का ऐसा ही पेश-पा उफ्तादा या घिसा-पिटा पैकर उभर कर सामने आया है। जैसे कि मैंने अपने क्लासरूम में जो रिसर्च की उसकी भी मैंने मिसाल दी कि उसमें भी ऐसा ही निकल कर आया कि ज़्यादातर तलबा जो हैं वो एक ऐसी ही घिसी-पिटी एक रिवायती किस्म की शबीह साइंटिस्ट की ज़हन में रखते हैं। और इससे ये बात पता चलती है कि 1975 में मीड और मेट्रॉक्स ने ये रिसर्च की और तब से मुख्तलिफ मुल्कों में, मुख्तलिफ सकाफ़तों में अलग-अलग जगहों पे ऐसी हज़ारों रिसर्चेज़ हुई हैं इसी पैटर्न पे, इसी नहज पे, जो सब ये एक तरह से एस्टैब्लिश करती हैं, ये बात बावर कराती हैं कि साइंसदानों के बारे में जो आम ज़हनी तसव्वुर है लोगों का, उसमें ऐसा लगता है कोई ख़ास तब्दीली नहीं आई है। हम आम तौर पे साइंसदानों को इसी तरह से देखते हैं। अब सवाल ये है कि ये जो तशबीहात हैं या ये जो तसव्वुरात हैं साइंसदानों को लेकर, जो आम ज़हनी तसव्वुरात हैं, इनके साथ दिक्कत क्या है? इनके साथ एक और सवाल पूछना चाह रहा था मैं जी कि मतलब इस तरह का सर्वे क्यों किया गया? इस तरह का सर्वे इसलिए किया गया क्योंकि अमेरिका में उस ज़माने में जब ये 75 में जब ये रिसर्च हुई थी, उस ज़माने में इसलिए सर्वे किया गया कि उस ज़माने में साइंस और साइंसदानों को लेकर बहुत नेगेटिव सोच आम लोगों के नज़दीक थी और साइंस से लोगों की दूरी बहुत बढ़ती जा रही थी। खासतौर से वो लोग जो यूनिवर्सिटी में साइंस को अपनाएं, यानी कंपलसरी स्कूलिंग के बाद जो साइंस में करियर बनाएं, ऐसे लोगों की कमी हो रही थी। लोग साइंस से दूरी बढ़ रही थी। तो इसलिए समझने के लिए कि साइंस के बारे में क्या सोचते हैं, साइंसदानों के बारे में क्या सोचते हैं, तो इस रिसर्च में साइंसदानों के बारे में क्या सोच है, वो एक हिस्सा था सिर्फ इसका। इस रिसर्च में जाहिर है साइंस के बारे में क्या सोचते हैं, वो भी इसका एक अच्छा खासा हिस्सा है। तो आम ज़हनी तसव्वुर अगर समझ में आ जाएगा कि लोग इनके बारे में क्या सोचते हैं, तो उस हिसाब से फिर साइंस की जो तालीम है उसमें कुछ तब्दीली लाई जाएगी, उसमें कुछ रिफॉर्म लाए जाएंगे। इस ख्याल से ये रिसर्च की गई थी। और आप ये भी जानना चाहेंगे कि फिर बाद में अलग-अलग ममालिक में इसे क्यों दोहराया गया, इस रिसर्च को? तो जाहिर है वहाँ भी इस रिसर्च को जिन लोगों ने दोहराया है और इसी तरह की रिसर्च की है अपने अलग-अलग सकाफती माहौल में और अलग-अलग कल्चर में, तो उन्होंने यही सोच कर किया है कि हमारे कल्चर में देखें कि कोई चीज़ अलग निकल कर आती है या नहीं आती, और अगर वैसे ही आती है तो फिर वो नुस्खे, वो तरीके, वो रिफॉर्म की सोचें जो लागू की गई हैं साइंस की तालीम को बेहतर बनाने के लिए और ज़्यादातर लोगों के लिए इसको दिलचस्प बनाने के लिए और ज़्यादातर लोगों के लिए वेलकमिंग बनाने के लिए, लोग इसको अपनाएं और इसमें आना चाहें, आना पसंद करें, साइंस से दूरी ना बने तलबा की, और उनको एक दिलचस्प लगने वाला मजमून के तौर पे साइंस को हम पेश करें। इसके लिए फिर अलग-अलग जगहों पे ये रिसर्चेस की गई हैं और ये रिसर्चेस सिर्फ तलबा के साथ नहीं की गई बल्कि टीचर्स के साथ भी की गई। टीचर्स के साथ भी करने में इसी तरह के मिलते-जुलते आते हैं। जैसे उसमें जो कुछ स्टीरियोटाइप होते हैं, जिसको हमने कहा कि घिसा-पिटा सा ये तसव्वुर है, उसमें आम तौर पे ये होता है कि जो साइंसदान का जो तसव्वुर है, वो ये है कि वो लैब में काम कर रहा है और वो केमिकल्स की कुछ मिक्सिंग कर रहे हैं। जबकि अगर देखा जाए तो ये एक यानी सारी साइंस इस तरह से नहीं चलती है।
ये केमिस्ट्री लैब के लिए तो ठीक बात है, केमिस्ट्री की लेबोरेटरी में केमिकल्स की मिक्सिंग की जाती है, लेकिन हर साइंस में इस तरह की मिक्सिंग नहीं होती है, हर तरह के साइंस में। और जैसे अगर आप देख लें, जियोलॉजी देख लें, या आप पैलेंटोलॉजी ले लें, या आप क्लाइमेट साइंस ले लें, तो इसमें तो खुले में, यानी लैब जैसे बंद कंडीशन में भी काम करना ये जरूरी नहीं होता है, बल्कि खुले में एक वो साइंस होती है जो इंडोर की जाती है, लैब में बैठ कर की जाती है। एक वो साइंस होती है जो आउटडोर की जाती है, यानी बाहर जाकर खुले में की जाती है, और जिसमें एक मुनज़्ज़म लैब जैसी एक कोई फिक्स जगह ये जरूरी नहीं होती, ये दरकार नहीं होती है, और आलात भी बदल जाते हैं बाहर में साइंस करने के। अगर हम तसव्वुर करें कि गैलीलियो जिस साइंस को कर रहे थे, जब वो टेलीस्कोप से आसमान को देख रहे थे और लगातार 3 महीनों तक रात में उन्होंने जो रात में दिखने वाला आसमान है उसका मुताला किया, तो आप देखेंगे वो काम खुले में हो रहा है, कोई लैब कंडीशन में कर पाना मुमकिन नहीं है। और उसमें जो आला है वो अलग है। साइंस में आलात अहम होते हैं, लेकिन वो एक ही तरह के आलात नहीं होते कि फुनसन बर्नर है और फ्लास्क है और बीकर है। तो इसलिए इसको ये जो आम ज़हनी तसव्वुर है, इसको कहा जाता है कि बहुत ही ये दकियानुसी किस्म का है, ये पेशवा उफ्तादा है, स्टीरियोटिपिकल है। और जैसे कि तमाम स्टीरियोटाइप्स के साथ दिक्कत होती है, वही दिक्कत इस स्टीरियोटाइप के साथ भी है। और साइंस की तालीम में इस स्टीरियोटिपिकल जो एक सोच है साइंटिस्ट के बारे में, इसको दुरुस्त करना और इसको बेहतर और सही सोच पर लाना स्टूडेंट्स को, ये एक बहुत ही अहम चीज मानी जाती है साइंस की तालीम में। आपका कोई और सवाल है इस वक्त? साजिद भाई कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं, पूछे आप अनम्यूट करके। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, शायद मैं आपके पूरी डेफिनेशन ऑफ साइंटिस्ट के बारे में जो आपने तस्करा कर रहे हैं वो एग्री नहीं कर रहा हूँ मैं। आप टॉप साइंटिस्ट का एग्जांपल ले रहे हैं और उसी पे धुरी पे आप सबको ले जा रहे हैं। हम आज ही बच्चे के साथ हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। नमक जो है, अगर आप पानी में घोल दें और वाटर से अगर उसको हीट करें तो वाटर फिर एवोपरेट करके फिर नमक आपको मिल जाएगा। जो प्रोसेस ऑफ ये नमक का ये है। वो बच्चा खुद उस समय भी वो एक साइंटिस्ट है, अगर वो एकेडमिकली उसको रिपोर्ट कर रहा है पिक्चर के साथ। तो आपका ये डेफिनेशन इतना पेचीदा, मुझे पता नहीं, मैं बहुत ही कंफ्यूज हो रहा हूँ। तो एक बार आप थोड़ा सा, कि लास्ट लेक्चर्स में नहीं था तो इतना मतलब बहुत ही हैवी लग रहा है ये मुझे। एक बार फिर से थोड़ा हमें ये बताएं कि टॉप साइंटिस्ट ही को आप एक लेबल क्यों ले रहे हैं? मतलब आम आदमी भी तो एक साइंटिस्ट हो सकता है जो एकेडमिकली चीजों को प्रूफ करने की कोशिश कर रहा है। सोशल साइंस में भी हो सकता है। देखिए, पहली बात ये है साजिद हुसैन साहब कि मैंने साइंटिस्ट की कोई डेफिनेशन नहीं दी है यहाँ पे बजाते खुद। अगर आपने कोई डेफिनेशन इससे अखज़ कर लिया है, आपने आप ही निकाल लिया है, तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ। मैंने कोई अभी तक डेफिनेशन नहीं दी है साइंटिस्ट की। साइंटिस्ट एक वर्ड है, एक लफ्ज ऐसा है। पिछली मीटिंग्स में हमने बात की थी कि साइंस और साइंसदान जो लफ्ज हैं, इनको बहुत ही वसी मायने में भी लिया जाता है हमारे कल्चर में, और बहुत ही वेग सेंस में भी लिया जाता है। मतलब कई बार, जैसे आपने कहा ना कि बच्चा भी तो एक साइंटिस्ट ही है, और वो भी एक साइंटिस्ट हो सकता है, क्योंकि साइंटिस्ट भी ऐसे ही काम करते हैं, है ना। तो यहाँ पे एक बहुत ही वसी मतलब हम ले रहे हैं साइंस का। तो कोई भी अगर साइंसदानों जैसे साइंसदान काम करते हैं, वैसे अगर कोई भी काम कर रहा है तो उसको हम साइंसदान कह सकते हैं। लेकिन अगर एक लेबल की तरह देखें, अगर आप एक खिताब की तरह देखें साइंटिस्ट, तो साइंटिस्ट क्या हम सबको साइंटिस्ट कह सकते हैं? क्या ये खिताब सबके ऊपर लगाया जा सकता है? या उसमें जो हमारी मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग है, जो मौजूदा हमारी समझ है साइंस की, इसमें हम कुछ ही लोगों को साइंटिस्ट कहते हैं, सबको साइंटिस्ट नहीं कहते। साजिद साहब, मैं थोड़ा कम हेवी करना चाह रहा हूँ आपके लिए, प्लीज आप बोलिए। नहीं, ठीक है। मतलब अब आगे फिर आपके कुछ और स्लाइड्स हैं, टाइम भी कम है, आखिर में हम लोग और इस पे बात करेंगे। हाँ, तो यहाँ पे जो एक आम समझ है साइंटिस्ट की, और साइंटिस्ट का यहाँ पे जो तसव्वुर लिया गया है, या जिस रिसर्च के बारे में मैं बता रहा हूँ,
वो रिसर्चेस जो प्रोफेशनल साइंटिस्ट हैं, है ना, जो एस्टेब्लिश्ड साइंटिस्ट हैं, जो जिनको साइंसदान के तौर पे हम तस्लीम करते हैं, जिनको ये लेवल हम दे सकते हैं, यहाँ पे उनकी बात हो रही है। यहाँ पे हर उस आदमी की बात नहीं हो रही है जो साइंस या साइंस से मुतालिक कुछ काम कर सकता है या कर रहा है। और एक जमाना था जब बच्चे भी साइंसदान हैं, इसको लेकर के बहुत एक मुहिम चली थी साइंस एजुकेशन में, और वो डिस्कवरी अप्रोच के नाम से हम उसको जानते हैं। लेकिन उसको भी लेकर बहुत सारे रिजर्वेशन हैं कि सिर्फ साइंटिस्ट जैसी नकलो हरकत करने से कोई साइंटिस्ट नहीं हो जाता है। ठीक उसी तरह जैसे बहुत सारे एक्टर, जो फिल्मी एक्टर होते हैं, उनको अगर आप टीचर का या साइंटिस्ट का रोल दे दें तो वो बखूबी उसको अदा कर देते हैं, वो निभा देते हैं। जो भी आप स्क्रिप्ट देंगे वो कर देंगे, लेकिन इससे वो साइंटिस्ट नहीं हो जाते, क्योंकि साइंटिस्ट होना एक अलग बात है और उनकी तरह नकलो हरकत करना वो एक दीगर बात है। तो इस पे भी बड़ी रिजर्वेशन है, इस पे बहुत डिबेट है। अगर वक्त मिला तो हम उस पर फिर गुफ्तगू करेंगे। यहाँ पे हम आम तशबीह की बात कर रहे थे कि आम तौर पे जब साइंसदान का तस्वुर आता है, साइंसदान के बारे में हम सोचते हैं या लोगों से हम दरियाफ्त करना चाहते हैं और उनके जहन में अगर हम झांकना चाहें, तो आम तौर पे जिनको हम प्रोफेशनल साइंटिस्ट कहते हैं, यानी जिन पे हम साइंटिस्ट का लेबल लगा सकते हैं, ऐसे लोगों के बारे में ये ख्यालात होते हैं, और जो रिसर्च से निकल करके ये चीज सामने आती है। और जो ड्राइंग वाला, जैसे मैंने जिक्र किया कि अगर आप ड्राइंग बनवाएंगे लोगों से, तो ड्राइंग बनवाने में ज्यादा ये चीजें उभर कर आती है। आमतौर पे उनको मर्द दिखाते हैं, औरतें उसमें बहुत कम होती हैं। जैसे मेरे खुद तलबा के साथ मैंने करीब 4-5 बैच में लगातार ये किया। शुरुआत में साइंस की तालीम के बारे में बात करने से पहले हम शुरुआत में ये एक्टिविटी करते हैं और हम उनसे कहते हैं कि आप एक ड्राइंग बनाइए, और उस ड्राइंग की फिर हम सब लोग बैठकर एनालिसिस करते हैं। तो उस एनालिसिस में ये निकल कर आया कि तकरीबन हर बैच में 50% ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो जब साइंटिस्ट की तस्वीर बनाते हैं तो उसमें सिर्फ मर्द को दिखाते हैं, औरतों को नहीं दिखाते हैं, जो कि अपने आप में एक स्टीरियोटाइप है कि वुमेन साइंटिस्ट नहीं हो सकती। जैसे मैंने जो तस्वीरें कुछ मिसाल के तौर पे आपको दिखाई, उसमें औरतें भी हैं। तो एक तो ये चीज होती है कि जेंडर का जो बायस है साइंटिस्ट को लेकर, उसको निकालना। और इन चीजों पर जो चीजें आमतौर पे छिपी होती हैं, ये जो सारी चीजें हैं, ये आप सोच रहे होंगे कि ये साइंस एजुकेशन में कहाँ पे आएंगी। तो साइंस एजुकेशन में देखिए, आमतौर पे जैसे पिछली मीटिंग में भी हमने बात किया था कि 3 हिस्से होते हैं, 3 ऐसे डोमेन्स होते हैं जिनको हम हिट करने की कोशिश करते हैं, जिन पे हम बात करने की कोशिश करते हैं। और जो पहला उनमें होता है, जो आमतौर पे होता है, उसका कॉग्निटिव डोमेन है, यानी उसके साइंस से मुतालिक जो इल्म का जखीरा है उसको पढ़ने और पढ़ाने की बात होती है। यानी साइंस के फैक्ट्स, थ्योरीज, प्रिंसिपल्स, लॉज, इसको स्टूडेंट्स जान जाएं, और ये पढ़ाने की कोशिश होती है किसी भी साइंस की क्लास में। इसके अलावा जो दूसरा बहुत अहम हिस्सा होता है वो साइकोमोटर डोमेन आप उसको कह सकते हैं, जिसमें साइंस से रिलेटेड जो स्किल्स हैं, जो प्रोसेस स्किल्स हैं साइंस की, उसको हम सिखाने की कोशिश करते हैं कि साइंस को करते कैसे हैं। लैब स्किल्स उसमें सारी आ जाती हैं, और डेटा रिकॉर्डिंग और डेटा इंटरप्रिटेशन और डेटा एनालिसिस, इस तरह की चीजें हम सिखाते हैं। तो ये स्किल्स से रिलेटेड हो गई। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एक तो हेड वाला पार्ट हो गया साइंस एजुकेशन में, यानी जो जहन से रिलेटेड हो गया, जो सोच से रिलेटेड हो गया, जो पहला कॉग्निटिव। दूसरा हैंड हो गया, जो करने से रिलेटेड हो गया, जो स्किल्स पे मबनी हो गया। और तीसरा फिर एक और है जो आप कह सकते हैं कि जो दिल से रिलेटेड है, जो हार्ट से रिलेटेड है, जो सोच से रिलेटेड है, जो जहनियत से रिलेटेड है, और उसको हम कह सकते हैं अफेक्टिव डोमेन, है ना। तो ये जो अफेक्टिव डोमेन है साइंस एजुकेशन का, उसको असल में अफेक्टिव डोमेन को आमतौर पे हम खुलकर इस पे बात नहीं करते हैं। साइंस की क्लासों में आमतौर पे इस पे खुलकर एक्सप्लिसिट तरीके से बातचीत नहीं होती है। और हम साइंस के फैक्ट्स के प्रिंसिपल्स के बारे में बात तो करते हैं, हम लैब स्किल्स तो सिखाते हैं, लेकिन साइंस, जैसे आपने सुना होगा साइंसी तर्ज फिक्र या साइंटिफिक टेम्पर, तो आमतौर पे ये माना जाता है कि अगर लोग साइंस पढ़ रहे हैं या साइंस कर रहे हैं, तो एज ए बाई प्रोडक्ट, इसके नतीजे में वो अपने आप साइंटिफिक टेम्पर उनके अंदर पैदा हो जाएगा, साइंसी तर्ज फिक्र पैदा हो जाएगा, और साइंस में रुझान उनका बढ़ जाएगा, साइंस में इंटरेस्ट लेने लगेंगे।
लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता है, इसलिए आजकल साइंस की तालीम में इस बात पे बहुत जोर दिया जाता है कि आप जो अफेक्टिव डोमेन है, जो हार्ट है, या आप कह सकते हैं जो माइंड है साइंस एजुकेशन का, उस पे भी आप फोकस करें और इस पे खुलकर बात हो, और इससे मुताल्लिक जो लोगों की स्टीरियोटिपिकल सोच है उसको पहले उसकी निशानदेही की जाए, फिर उस पर बहस की जाए, और फिर कोशिश ये की जाए कि लोग अपनी इस सोच को बदलें और एक जो सही, जो एक ऑथेंटिक इमेज है, जो एक रियलिस्टिक पिक्चर है साइंस और साइंटिस्ट से रिलेटेड, वो लोगों के सामने आए और उसको वो अपनाएं, जिससे कि साइंस एजुकेशन को माकूल बनाया जा सके, वैलिड बनाया जा सके। जैसे अभी हम आखिर में एनसीएफ 2005 में जो बातें कही गई उसका भी थोड़ा जिक्र करेंगे। वो 6 किस्म की माकूलियत के पैमाने देता है और कहता है कि साइंस की तालीम को माकूल होने के लिए 6 तरह की माकूलियत उसमें होना चाहिए। तो उससे जब मैं रिलेट करूंगा तब शायद आप और ज्यादा समझ पाएंगे कि इस वक्त क्या गुफ्तगू चल रही है। अच्छा, तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये जो साइंटिस्ट से रिलेटेड ये जो स्टीरियोटिपिकल इमेजेस हैं, ये ठीक नहीं है, दुरुस्त नहीं है, क्योंकि इनके साथ भी वही मसला है जो किसी भी स्टीरियोटाइप के साथ होता है, किसी भी स्टीरियोटाइपिकल इमेज के साथ होता है। और उसमें ये होता है कि आप एक किसी शख्स को या एक किसी शख्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उसकी जो खुसूसियात होती हैं, उसको जहन में रखकर और आप पूरे ग्रुप पे उसको जनरलाइज करते हैं, आप पूरे ग्रुप को उसी चश्मे से देखते हैं। जैसे ये जो स्टीरियोटाइप्स हैं, ये जेंडर रिलेटेड स्टीरियोटाइप्स भी होती हैं, आप सब जानते हैं। जैसे औरतों के बारे में ये स्टीरियोटाइप होती हैं, मुसलमानों के बारे में कुछ स्टीरियोटाइप होते हैं, और इसी तरह से अलग अलग जो कल्चरल ग्रुप्स हैं और एथनिक ग्रुप्स हैं और अलग अलग जेंडर के जो लोग हैं उनके बारे में लोगों के स्टीरियोटाइप होते हैं। तो ये जो स्टीरियोटाइप हैं, इनके साथ वही दिक्कत है साइंटिस्ट के स्टीरियोटाइप को लेकर के, जो दूसरी किस्म के स्टीरियोटाइप्स के साथ हैं। और स्टीरियोटाइप्स को चैलेंज करना, उनको पहले आइडेंटिफाई करना, उनकी शिनाख्त करना, फिर स्टूडेंट्स को उन स्टीरियोटाइप्स को एक तरह से वो रिविजिट करें, इसके लिए चैलेंज करना, और एक सही सोच उनके अंदर और एक जो हकीकत पर मबनी जो एक तशबीह है उसको अपनाने के लिए उनको मुतहर्रिक करना, ये साइंस के तालीम में बहुत ज़रूरी माना जाता है। और इसके लिए ये भी अच्छा रहेगा कि अगर हम जो तारीखी साइंसदान हैं उसके बारे में तो हम बात करें ही, लेकिन हम जो अलग अलग अल्फाज हैं, जैसे लफ्ज साइंटिस्ट जो है, इसकी इर्तिका के बारे में, इसकी इवोल्यूशन के बारे में, क्योंकि इसकी अगर आप देखेंगे लफ्ज साइंटिस्ट की तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है और पूरी एक हिस्ट्री मिलती है जिसमें साइंसदान लफ्ज को लेकर के एक पूरी जद्दोजहद हुई है, तब जाके ये लफ्ज जो है वो एस्टेब्लिश हो पाया है। तो इस तरह की कहानियां सुनाना, लफ्जों की कहानियां सुनाना और तारीखी कहानियां सुनाना, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप में मुजाहिद साहब ने आपसे एक शेयर किया था कि क्या साइंसदान कभी गलतियां करते हैं, ये इस तरह के मजामीन को पढ़ना और इन आम जो चीजें हैं साइंस से मुताबिक, यानी जो सिर्फ उसके फैक्ट्स और उसके प्रिंसिपल से रिलेटेड नहीं है, उन पे भी बातचीत करना, ये बहुत सैर हासिल हो सकती है साइंस को दिलचस्प बनाने के लिए और साइंस को और ज्यादा इंक्लूसिव यानी शमूलियाती बनाने के लिए। क्योंकि आमतौर पे जिस तरह की हिस्ट्री और जिस तरह के साइंटिस्ट और जिस तरह के एग्जाम्पल्स हम क्लास में देते हैं, कई बार उनके बड़े दूर पा उनके इफेक्ट होते हैं, असरात होते हैं, और आप देखेंगे तो ये साइकोलॉजिकल बहुत इफेक्ट होते हैं, और इससे कहीं ना कहीं एक सटल, एक हिडन मैसेज जाता है तलबा के बीच, जो उन्हें ये इस तरह की सोच उनके जहन में बिठा देता है कि वो साइंस को कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, जिसे साइंस कहते हैं वो उनके करने लायक चीज है या नहीं, उनके बस की बात है या नहीं, या इसके लिए कुछ खास किस्म के लोग चाहिए होते हैं। तो जो बात अभी आप कह रहे थे बीच में कि साइंस तो कोई भी कर सकता है ना, साइंस में तो कोई आम लोग भी इसको कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन जब इस तरह की स्टीरियोटाइपिकल सोच होती है तो उसमें कहीं ना कहीं अपने आप को स्टूडेंट्स अपने आप को उसमें यानी बाहर से देखते हैं, वो पार्टिसिपेंट की तरह नहीं देखते हैं साइंस में खुद को, बल्कि नॉन पार्टिसिपेंट की तरह देखते हैं, और अंदर अंदर उनकी ये एक सोच बन जाती है साइकोलॉजिकल लेवल पे, जिसको हम साइकोलॉजी में कहते हैं सेल्फ एफिकेसी बिलीफ।
यानी किसी चीज को करने में खुद पे कितना एतमाद लोग करते हैं या नहीं करते हैं। तो सेल्फ एफिकेसी रिलेटेड जो बिलीव्स हैं वो कहीं ना कहीं इससे असरअंदाज होते हैं। और इसकी जो एक बहुत इंटरेस्टिंग हिस्ट्री मैं बता रहा था लव साइंटिस्ट की है, ये बहुत ही यहाँ ब्रीफ में मैं बताऊं कि 1840 सन 1840 से कबल साइंस के अमले को, यानी जो भी साइंस के वर्कर्स हैं, उनको नेचुरल फिलोसफर या मेन ऑफ साइंस कहा जाता था यूरोप में। और एक बरतानवी फलसफी थे और साइंसदान भी थे वो, विलियम वेबल। विलियम वेबल एक बहुत ही मशहूर ब्रिटिश फिलोसफर हुए हैं 19th सेंचुरी के। और इनके सर जो है वो बहुत सारे जो टर्मिनोलॉजी हैं साइंस के, उनको क्रिएट करने का सेहरा इनके सर जाता है। जैसे आपने सुना होगा एनोड और कैथोड, ये टर्म्स जो माइकल फैराडे ने पहली बार अपने काम में इस्तेमाल किया। माइकल फैराडे के लिए एनोड और कैथोड ये वर्ड जो हैं, ये जो अल्फाज हैं, इनकी इजाद विलियम वेबल ने की थी। और विलियम वेबल ने ऐसे मुतअद्दिद अल्फाज और ऐसे मुतअद्दिद टर्मिनोलॉजीज उन्होंने बनाए हैं, उन्होंने इजाद किया है साइंसदानों के लिए और साइंस के लिए। तो विलियम वेबल साहब ने 1834 ईस्वी में पहली बार साइंटिस्ट वर्ड का इस्तेमाल किया और दोबारा 1840 में उन्होंने लफ्ज़ साइंटिस्ट का इस्तेमाल किया। शुरुआत में 1834 में उन्होंने बहुत ही हल्के अंदाज में, यानी मजाकिया अंदाज में कहा था, जो लफ्ज़ साइंटिस्ट का इस्तेमाल किया था। 1840 में उन्होंने थोड़ा सा और सीरियसनेस के साथ और ज्यादा सीरियसनेस के साथ उन्होंने 1858 में लफ्ज़ साइंटिस्ट का इस्तेमाल किया। और एक केमिस्ट्री के प्रोफेसर हुए हैं और हिस्टोरियन ऑफ साइंस हुए हैं, सिडनी रॉस। तो सिडनी रॉस ने 1962 में अपनी एक किताब में उन्होंने पहली बार इस बात की तरफ इशारा किया कि ये लफ्ज़ साइंटिस्ट जो एक तरह का ऑनर है, एक तरह का टाइटल है, खिताब है, और इसे इज्जत बढ़ाने वाला खिताब माना जाता है। इसको हासिल करने के लिए इकोनॉमिक्स वाले, इंजीनियर्स, जो फिजिशियन हैं, साइकोलॉजिस्ट है, ये सब इस लेवल को पाने के लिए अगर देखें तो आपस में उनके जबरदस्त एक होड़ सी लगी रहती है। तो वो लिखते हैं सिडनी रॉस कि यूं तो ये लफ्ज़ सदियों से पुराना माना जाता रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि इस लफ्ज़ के अगर जड़ों में आप जाएंगे तो ये बहुत हालिया है ये लफ्ज़, और ये 19वीं सदी का लफ्ज़ है। और इस लफ्ज़ से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी भी है, जो कंट्रोवर्सी अब पुरानी हो चुकी है और जिसको भुला दिया गया है। और ये साइंस को पढ़ने या पढ़ाने वाले या दूसरे साइंसेज, सोशल साइंस को पढ़ने वाले भी इसको भूल चुके हैं और वो इसका जिक्र शाज़ो नादिर ही करते हैं। और ये इसकी इटिमोलॉजी से रिलेटेड ये चीज है। जब पहली बार विलियम वेबल ने ये लफ्ज़ साइंटिस्ट उन्होंने दिया, तो उन्होंने ये उसके लिए जो उन्होंने रैशनल दिया, जो इसकी वजह उन्होंने बताई कि क्यों ये लफ्ज़ वो इस्तेमाल करना चाहते हैं और क्यों वो साइंस का काम करने वालों को, यानी साइंस के अमलों को वो साइंसदान क्यों कहना चाहते हैं। तो इस बात की वजाहत करते हुए वेबल ने 1840 में लिखा, उन्होंने लिखा कि चूंकि हम फिजिक्स का काम करने वाले को फिजिशियन नहीं कह सकते हैं, है ना, इसलिए मैंने उसे फिजिसिस्ट कहा है। इसी तरह हम साइंस का आम तौर पे स्टडी करने वाले लोगों को मुखातिब करने के लिए एक नाम की बहुत जरूरत महसूस होती है और मैं उसे एक साइंटिस्ट कहना चाहता हूं। और फिर उन्होंने लिखा कि इस तरह हम कह सकते हैं कि जैसे एक कलाकार, संगीतकार, पेंटर या शायर है, वैसे ही एक साइंटिस्ट एक मैथमेटिशियन भी है, वो एक फिजिसिस्ट भी है और वो एक नेचुरलिस्ट भी है। यानी एक जनरल लेवल जो तमाम किस्म के
नेचुरल फिलॉसफी को करने वाले लोग, क्योंकि तब साइंस को भी नेचुरल फिलॉसफी कहा जाता था, साइंस टर्म भी इतना पॉपुलर नहीं हुआ था। उसके लिए हम साइंटिस्ट वर्ड को यूज करें, और ये वेवेल ने कहा। हालांकि ये जब वेवेल ने ये वर्ड उन्होंने प्रपोज किया तो इसको लेकर काफी हंगामा हुआ, और साइंटिस्ट शब्द जो साइंटिस्ट लफ्ज है इसको लेकर के काफी बहस हुई और काफी कंट्रोवर्सी हुई। और खुद माइकल फैराडे, ये बात भी बड़ी दिलचस्प है कि माइकल फैराडे, जिनके लिए एनोड और कैथोड वर्ड की इजाद की थी विलियम वेवेल ने, वो इससे बहुत नाराज थे। और बहुत सारे जो ब्रिटिश लोग थे खासतौर से, वो इस बात को लेकर इसलिए नाराज थे कि वो इसे एक गंवार 3 हरफी लफ्ज कहते थे। ये अमेरिकी 3 हरफी लफ्ज है साइंटिस्ट, और उसके लिए उन्होंने वर्ड यूज किया एन अमेरिकन बारबरस ट्राइसिलेबल। और कोई भी चीज उस वक्त ब्रिटेन में जो अमेरिकी फर्ज की जाती थी, जिसको अमेरिकी माना जाता था, जिसकी जड़ें अमेरिका से शुरू होती थी, उसको तज़हीक का मौजू बनाया जाता था, बड़ी खराब चीज उसको मानी जाती थी। और जो ब्रिटिश लोग थे उसमें बहुत सारे लीडिंग फिलोसफर्स और साइंटिस्ट थे जो उस वक्त लगातार वहाँ के न्यूज़पेपर्स में और वहाँ के जर्नल्स में इस बात को लेकर तबादला ख्याल कर रहे थे, और वो कह रहे थे कि ये जो वर्ड है ये अच्छा नहीं है, और इस वर्ड को मनसूख कर देना चाहिए, इसको नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे एक मशहूर, आप जानते हैं, जो डार्विन की थ्योरी को जिन्होंने सबसे ज्यादा डिफेंड किया, थॉमस हेनरी हेक्सले। तो हेक्सले एक बार लिखते हैं, साइंस गॉसिप नाम का एक मैगजीन निकलता था, उसमें वो लिखते हैं और उसके एडिटर को लिखते हैं कि जनाब, मैं समझता हूं कि अंग्रेजी जबान का इज्जत करने वाले किसी भी शख्स के लिए साइंटिस्ट लफ्ज उतना ही प्यारा है जितना कि इलेक्ट्रोक्यूशन है। यानी यहाँ पे तंज कर रहे हैं वो। इलेक्ट्रोक्यूशन एक अमेरिकी वर्ड था जिसमें आप इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करके किसी चीज को जला देते हैं, इलेक्ट्रोक्यूशन। और वो आगे लिखते हैं कि मुझे पूरा भरोसा है कि आप साइंस गॉसिप के पन्नों पे साइंटिस्ट लफ्ज के इस्तेमाल से साइंस गॉसिप के पन्नों को नापाक नहीं होने देंगे। ये बड़ी दिलचस्प बात है कि आज की डेट में जिसको एक इज्जत बख्शने वाला खिताब गर्दाना जाता है, वो एक जमाने में बहुत ही तज़हीक का मौजू था, और उसको अल्फ्रेड रसल वेलेस जैसे लोग, थॉमस हेनरी हक्सले जैसे लोग, ये इसकी मुखालफत कर रहे हैं कि ये बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। जैसे अल्फ्रेड रसल वेलेस, वो भी एक मशहूर ब्रिटिश साइंटिस्ट हैं, और वो लिखते हैं कि जनाब, वो भी साइंस गॉसिप के एडिटर को ये लिखते हैं कि जनाब, मुझे लगा कि इस काफी यूजफुल अमेरिकन लफ्ज साइंटिस्ट को अब अपना लिया गया है, और मैंने कल केमिकल सोसाइटी में डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग को इसका इस्तेमाल करते देखा। जैसे हमारे पास बायोलॉजिस्ट, जूओलॉजिस्ट, जियोलॉजिस्ट, बॉटनिस्ट, केमिस्ट, फिजिसिस्ट, फिजियोलॉजिस्ट और स्पेशलिस्ट अल्फाज हैं, वैसे हमें साइंटिस्ट शब्द का क्या इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? और पहले तो ये इसके खिलाफ लिख रहे थे, लेकिन अब दूसरे लेटर में ये लिख रहे हैं कि मुझे ये लगता है कि ये लफ्ज, जैसा कि अमरीकियों का कहना है, ये बने रहने के लिए आया है, और अब इस पर एतराज करने के लिए काफी देर हो चुकी है, और अच्छा होगा कि हम इस लफ्ज को अपना लें। और फिर इसकी एक बड़ी लंबी कहानी है कि किस तरह से ये लफ्ज फिर अपनाया गया। मैं उस तफसील में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन सिर्फ यहाँ पे ये बताना चाह रहा था कि जो साइंटिस्ट के लिए जिस लेवल के लिए आज एक होड़ है, जैसे इकोनॉमिक्स भी अपने आप को साइंस कहलाने के लिए, और कोई भी सब्जेक्ट अगर वो साइंस उसको कह दिया जाए कि ये साइंस है, इट्स ए साइंस, तो ये अपने आप में एक ऑनोरिफिक बात मानी जाती है। जैसे आप लोगों में से जो लोग एजुकेशन के बैकग्राउंड से आए होंगे और जिन लोगों ने साइकोलॉजी की थोड़ी हिस्ट्री पढ़ी होगी, आप सब जानते होंगे कि साइकोलॉजी में एक दौर चला जिसको एक बिहेवियरिस्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी कहते हैं, बिहेवियरिज्म। तो बिहेवियरिज्म में साइकोलॉजी को बिल्कुल साइंस बनाने की पूरी कोशिश की गई, और जितने भी उसमें एक्सपेरिमेंट हो रहे थे, जो उसमें तरीक़ाकार अपनाए जा रहे थे, और जिस तरह की रिसर्चेस हो रही थी, वो सब ऐसी हो रही थी कि जिससे साइकोलॉजी एक साइंस बन सके, एक पॉजिटिव साइंस की तरफ
उभर कर सामने आ सके और साइकोलॉजी को एक साइंस के तौर पे इस्टेब्लिश किया जा सके। तो इस किताब को लेने के लिए, साइंस का किताब जीतने के लिए और साइंटिस्ट कहलाने के लिए अगर आप देखेंगे तो बड़ी मारामारी रही है अलग अलग प्रोफेशंस के बीच। अब ये जो लेवल साइंटिस्ट बन गया, इससे फिर ये हुआ कि यूनिवर्सिटीज में अब ये एक तरह की पोस्ट क्रिएट हो गई। अगर आप 18th सेंचुरी में, यानी अगर आप रफली 1450 से 1800 तक का अगर आप ये पीरियड ले लें, और जिसमें आप कह सकते हैं कि साइंटिफिक रेवोल्यूशन हुआ, साइंसी इनकलाब आया यूरोप में, तो उस दौर में अगर आप देखेंगे तो साइंस को हर कोई कर रहा था। उसके लिए कोई पीएचडी होना या साइंस में कोई डिग्री होना या साइंस की कोई एक बाकायदा पढ़ाई करके आना और एक लंबा टाइम साइंस की पढ़ाई में या उसकी ट्रेनिंग में बिता कर आना, ये जरूरी नहीं समझा जाता था। लेकिन साइंटिस्ट वर्ड जब से एक टर्म बन गया, एक टर्म बन गया, तो आप देखेंगे कि इससे साइंस एक प्रोफेशन की तरह से उभर कर आया। साइंस अपने आप में एक पेशा बन गया और ये एक तरह का पेशे वराना टाइटल हो गया, ये एक प्रोफेशनल टाइटल हो गया जिसको अब हर कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता था। और बहुत सारे लोग, जैसे माइकल फैराडे ने खुद लिखा है कि मैं इस लफ्ज को कभी नहीं अपनाऊंगा, मैं अपने काम को एक साइंटिस्ट का काम, मैं अपने आप को साइंटिस्ट नहीं कहलाना पसंद करूंगा, बल्कि मैं नेचुरल फिलोसफर लफ्ज से ही खुश हूँ। हालांकि बाद में माइकल फैराडे के मर जाने के बाद उनकी जो बायोग्राफी जिन्होंने लिखी, ये बड़ी एक तरह की आयरनी है, सैड आयरनी है कि उन्होंने जो टाइटल दिया उसमें लिखा मशहूर साइंसदान माइकल फैराडे, ऐसा टाइटल उन्होंने दिया। तो माइकल फैराडे को भी इससे चिढ़ थी और वो लोग इस बात को इसलिए खराब मानते थे कि ये जो साइंस हम करते हैं ये शौक की चीज है, ये कोई पेशे बनाना चीज नहीं, ये पेशा नहीं है, इससे कोई लिविंग कमाने के लिए, कोई हम अपनी अर्निंग करने के लिए हम इस काम को नहीं करते। इस बात को लेकर ज्यादा एतराज था लोगों का। लेकिन बाद में जब आप देखेंगे कि बाद के सालों में 19th सेंचुरी में और फिर 20th सेंचुरी में ये वर्ड दाखिल हुआ, तो ये एक तरह का एक प्रोफेशनल टाइटल बन गया और यूनिवर्सिटीज में बाकायदा जब इसकी पढ़ाई होने लगी, तो आज के डेट में जब तक किसी ने साइंस में पीएचडी नहीं की हो और वो एक्टिवली रिसर्च में, साइंस में रिसर्च ना कर रहा हो या कर रही हो, तब तक आप उसको साइंटिस्ट नहीं कह सकते हैं। तो इससे एक फायदा तो ये हुआ कि साइंस एक प्रोफेशन के तौर पे उभरा और इसमें बहुत लोगों को नौकरियां मिलने लगी और अलग से फिर एक डिसिप्लिन की तरह, एक शोबे की तरह ये बनकर उभरा यूनिवर्सिटीज में और स्कूलों में, फिर ये सब्जेक्ट की तरह दाखिल हुआ। लेकिन इससे नुकसान ये हुआ कि हर वो आम आदमी जो साइंटिफिक रिवोल्यूशन के जमाने में यूरोप में घर घर में जो लोग करते थे, जैसे आप अगर एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक के बारे में अगर आपने सुना होगा, एवी ल्यूवेनहॉक, जिन्होंने माइक्रोस्कोप की इजाद की और जो माइक्रोस्कोपी से रिलेटेड बहुत सारी चीजें जानते थे, वो बाकायदा पढ़े हुए नहीं थे, उन्होंने कोई साइंस में कोई डिग्री या कोई नेचुरल फिलोसफी ने या फिलोसफी में कोई डिग्री नहीं ली थी, बहुत मामूली पढ़े लिखे थे, लेकिन वो काफी स्किल्ड थे इस मामले में। उन्हें बहुत तरह के लेंसेज की जानकारी थी और लेंसेज के कॉम्बिनेशन से किस तरह से चीजों को देखा जा सकता है, इस चीज की जानकारी थी। तो साइंटिस्ट का ये टाइटल बन जाने के बाद यूं हुआ कि साइंस एक खास किस्म के लोगों को के जरिए की जाने वाली चीज की तरह करवानी जाने लगी और आम लोगों के लिए अगर आप देखेंगे तो इसमें एंट्री बहुत मुश्किल हो गई और बहुत ही लंबी ट्रेनिंग और लंबी पढ़ाई के बाद आप साइंस में दाखिल हो सकते हैं और उसमें कुछ चीजें आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ऐसा होने लगा। तो ये कहानियां अगर हम अपने तलबा को बताते हैं तो उनको ये समझ में आता है कि जैसा कि साइंस या साइंटिस्ट, दोनों अल्फाज को जैसा कि हम आज जानते हैं, ये हमेशा से ऐसे नहीं रहे। साइंस एज वी नो इट टुडे, है ना, ये बहुत बताना जरूरी है, क्योंकि आप देखेंगे कि हमारी सोसाइटी में आजकल इतनी पोलराइज्ड बातें होती हैं कि मैंने बहुत कॉन्फ्रेंसेस में ये महसूस किया है। जैसे अभी आज से 4 साल कबल मैं रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन अजमेर की एक कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहा था जो साइंस एजुकेशन पे था, और वहाँ जो राजस्थान के एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो चीफ गेस्ट थे वहाँ पे, और उन्होंने फिर वहाँ पे कहा कि भाई, उन्होंने कुछ बड़े बड़े दावे किए, जो जाहिर है जो लोग भी सीरियस साइंस करते हैं
उनको वो अच्छे नहीं लगे और आप इन तमाम किस्म के दावों को स्कूलों अखबारों में पढ़ते रहे होंगे और इनसे आप बाखबर होंगे कि लोग फिर हर चीज को जो पास्ट में की गई किसी भी कल्चर में उसको साइंस कह देते हैं। और पास्ट के जो भी लोग थे, जो भी थ्योरिस्ट थे या थ्योराइजर थे, या कई बार कहते हैं कि ऋषि मुनि थे, वो भी एक तरह से साइंटिस्ट थे और वो भी साइंटिस्ट थे। तो यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि साइंटिस्ट हम जिसको कह रहे हैं, साइंटिस्ट एक लेवल की तरह हम जिसके लिए यूज कर रहे हैं, या इवन जो वर्ड साइंटिस्ट हम यूज कर रहे हैं उसके जो आज के जमाने में जो मायने हैं वो अलग हैं और पास्ट में जो उसके मायने थे वो अलग थे। हम इसका मखसूस इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत ही जनरल सेंस में हम इस वर्ड को यूज नहीं कर रहे हैं। तो इन अल्फाज की जो इर्तिका है, इनका जो इवोल्यूशन है, इनकी जो हिस्ट्री है, इसको समझना बहुत जरूरी है और इसको अपने स्टूडेंट्स को भी समझाया जा सकता है। ये उनको साइंस को बेहतर तरीके से समझने में, साइंस की एक बेहतर तस्वीर अपने जहन में बनाने में और साइंटिस्ट की, और साइंस और नॉन साइंस का जो फर्क है, जो आमतौर पे फलसफियाना हलकों में ये बहुत बहस का मौजू रहा है और इस पे बहुत कोई हतमी ऐसी कोई डिमार्केशन की कोई लाइन नहीं है। लेकिन आप देखेंगे कि जिसको हम स्यूडो साइंस कहते हैं और जिसको साइंस कहते हैं, उसमें बहुत कम का फासला होता है। आमतौर पे स्यूडो साइंस को लोग साइंस कह देते हैं और इससे बड़ी टेंशन क्रिएट होती हैं, बहुत इससे तनाव क्रिएट होता है और साइंस टीचर फिर इससे परेशान होते हैं, बल्कि तलबा भी इससे परेशान होते हैं कि किसको साइंस कहें और किसको साइंस नहीं कहें। तो इसलिए इस तरह की जो बहसें हैं, इसको मैंने लाने की कोशिश की और जो इरादा था मेरा वो ये था कि ये जो दोनों वर्ड हैं, इसकी एक पूरी हिस्ट्री भी है, इसकी पूरी एक एटिमोलॉजी है और इस पे बहुत सारी फलसफियाना राय हैं फलसफियों की जो जमा हो चुकी हैं, उससे अगर हम कुछ इस्तेफादा कर सकें और साइंस की जो असल नौयत है, या नौयत से बेहतर वर्ड होगा कि हम कहें कि उसकी जो उस्ताद है या उसकी जो फितरत है, यानी जो साइंस का नेचर है, उसके बारे में अगर हम एक समझ बना सकें और कुछ चीजें कुछ ऐसी पॉइंटर्स अगर मैं आपको शुरुआत में दे सकूं तो ये काफी अच्छा रहेगा। ये सोचकर हम इन दोनों अल्फाज को लेकर चले थे। क्या आप लोगों में से किसी को यहाँ पे कुछ कहना है या हम और आगे बढ़ सकते हैं? कुछ पूछना है? नहीं, किसी का कोई सवाल हो या कोई अगर आपका ऑब्जर्वेशन है, कोई मुशाहिदा है, कोई अगर आप और ऐड करना चाहें इसमें? दुर्रे शहवार साहब, कुछ कहना चाहेंगे या कुछ वजाहत अगर आप चाहें किसी चीज की? हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर बात करेंगे। ठीक है, लास्ट में फिर करेंगे। शुक्रिया। तो चूंकि पिछले वर्कशॉप में कई लोग नहीं थे प्रेजेंट, तो इसलिए भी मुझे लगा कि थोड़ा सा जैसे यहाँ पे एटिमोलॉजिकली हमने करने की कोशिश की कि साइंटिस्ट वर्ड की एटिमोलॉजी को समझा, उसी तरह से अगर हम साइंस वर्ड की एटिमोलॉजी को समझें तो हम देखेंगे कि लफ्ज साइंस जो है वो एक लैटिन लफ्ज है, एक लातीनी लफ्ज है साइंसिया, और उसका अंग्रेजी मतन है जो 14वीं सदी के आसपास अंग्रेजी जबान का हिस्सा बना। और लातीनी जबान में तो इसका मतलब इल्म या नॉलेज होता था और अभी भी होता है, लेकिन सही मायनों में साइंसिया जो वर्ड है उससे मुराद हर किस्म का मुमकिना इल्म था। मतलब ये खास इल्म नहीं था साइंस को जिस सेंस में अभी हम यूज करते हैं, हर किस्म का इल्म, कोई भी नॉलेज। लैटिन में इसका यही मीनिंग था कम से कम साइंसिया वर्ड का। तो वाज़ेह रहे कि ज़माने हाल में हम जिस तरह लफ्ज़ साइंस को देखते हैं और इसका इस्तेमाल करते हैं, इसके असल लातीनी माने से कोई रिश्ता नहीं। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ज़माने हाल में जो लफ्ज़ साइंस है उसका इस्तेमाल हम बहुत रेस्ट्रिक्टिव सेंस में करते हैं। मिसाल के तौर पे तारीख का जो इल्म है, हिस्ट्री का इल्म है, इसको साइंस के इल्म में शामिल नहीं किया जाता है। और अक्सर जो खालिस किस्म का हिसाब होता है, इल्म हिसाब या मैथमेटिक्स आप जिसको कहते हैं,
उसको एक माकूल साइंस के तौर पे नहीं गर्दाना जाता है। क्यों मैथमेटिक्स को साइंस क्यों नहीं गर्दाना जाता है? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो मादी दुनिया है उससे बराह रास्त ताल्लुक अगर नहीं है किसी सब्जेक्ट का, उसके मादी दुनिया के मुताले से अगर बराह रास्त ताल्लुक नहीं है तो उसे हम साइंस नहीं कह सकते। और चूंकि मैथमेटिक्स का मादी दुनिया से बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए मैथमेटिक्स को या हिस्ट्री को साइंस नहीं माना जाता है। बहरहाल आप देखेंगे कि ये आजकल बहुत बहस का मौजू है, और न सिर्फ फलसफियाना मुबाहिसों और फलसफियाना हलकों में बल्कि आम हलकों में भी इस बात पे बहुत जोशो खरोश के साथ लोग बात करते हैं कि क्या साइंस है और क्या साइंस नहीं है। तो इस बात पे बहस होती है कि तमाम किस्म का इंसानी इल्म वो किसी न किसी किस्म की साइंस है, या फिर कुछ उलूम ऐसे हैं जिन तक साइंसी तरीकेकार की रसाई नहीं है, जिसको हम साइंटिफिक मेथड कहते हैं। यानी कुछ ऐसे इल्म अभी भी हैं जिनको साइंटिफिक मेथड उनको हासिल करने में हमारी मदद नहीं कर सकता। लेकिन अगर जदीद मायनों में आप देखेंगे तो लफ्ज साइंस से जो मुराद लिया जाता है वो मादी दुनिया का मुशाहिदा करना यानी ऑब्जर्वेशन, अमली तजुर्बा जिसमें शामिल हो यानी एक्सपेरिमेंटेशन, पैमाइश इन्वॉल्व हो जिसमें किसी तरह का मेजरमेंट हो, और फिर वेरिफिकेशन। या तो ये स्लाइड जो है वो करेक्ट है क्या, मतलब या आप वहीं पे हैं? यानी हम लोग जो स्लाइड देख रहे हैं वो है लफ्ज साइंटिस्ट की इर्तका। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, एक मिनट, ये नहीं दिख रहा है अभी, हेडिंग नहीं दिख रही पूरी इसकी। ओके, मैं फिर से करता हूँ। अब दिख रहा है, ये वर्ड पेज दिख रहा होगा आपको? जी ये दिख रहा है। शायद वो मैं स्लाइड में डालना भूल गया, तो वर्ड में पहले मैंने लिखा था फिर स्लाइड में पेस्ट करना। अब ये दिख रहा है अपने जदीद मायने में? जी दिख रहा है। शुक्रिया जी। तो अपने जदीद मायने में लफ्ज साइंस से मुराद मादी दुनिया का मुशाहिदा, उसकी पैमाइश और तौसीक की मदद से किया जाने वाला एक मुनज़बत मुताला यानी सिस्टमेटिक स्टडी है। यहाँ ये भी वाज़ेह करते चलें कि उर्दू जबान में लफ्ज साइंस अंग्रेजी से ही लिया गया है, जिसका लुग़वी माने मुनज़बित इल्म है यानी सिस्टमेटिक स्टडी है। लफ्ज इल्म अगर आप देखें तो उर्दू में अरबी से आया है, और मुनज़बत इल्म की इस्तिलाह से मुराद लफ्ज साइंस का जदीद अंग्रेजी माने ही है। अरबी जबान में इस लफ्ज की अदम मौजूदगी पर मुख्तसर तबसरा यहाँ मौजू होगा। अरबी जबान में आप लफ्ज साइंस नहीं पाएंगे। अरबी जबान में लफ्ज साइंस के बदले इल्म जो लफ्ज है और जिसकी जमा उलूम होती है वो ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इस पे बात करें कि इस्लामी दौर के अरबी मसौदों में लफ्ज साइंस जैसा कि इसे हम जानते हैं इसका मुतबादिल नहीं था। इसके बरक्स उनके पास साइंसिया का हम माने लफ्ज यानी लैटिन में जो वर्ड साइंसिया था उसी का हम माना सिनोनिमस एक लफ्ज था इल्म, और जमा इसकी उलूम, जिससे मुराद मादी दुनिया का इल्म भी हो सकता था और मजहब और दीगर चीजों का नाम भी का इल्म भी। उस्मानी सल्तनत इस आगही के बहुत नजदीक आ गई थी कि इल्म और साइंसी तरीकेकार एक जैसे नहीं है, इसलिए उन्होंने एक नया लफ्ज फन और जिसकी जमा होगी फुनून, जिसको हम आर्ट्स कहते हैं इंग्लिश में, ये उन्होंने मुतारिफ किया, जिसका मतलब है लवाजिम या आलए कार, टूल या तरीक़ेकार, टेक्निक। मिसाल के तौर पर साइंस से मुताल्लिका यूनिवर्सिटी को तुर्की अरबी में दारुल फुनून यानी साइंस के तरीक़ेकारों का घर, ए होम फॉर द टेक्निक्स ऑफ साइंस, ऐसा लिखा जाएगा। अरबी की भी कई वेराइटीज हैं। तो जो टर्की में जो
साइंस के इंस्टीट्यूट्स हैं उनको दारुल फनून कहा जाता है, ए होम फॉर द टेक्निक्स ऑफ साइंस। हालांकि ये नई उस्मानी रस्म बहुत राइज नहीं हो सकी और तुर्की अरबी नापैद हो गई और जदीद अरबी ने लफ्ज इल्म के दोहरे माने को अपने अंदर बचाए रखा। इसलिए जहां साइंटिफिक अमेरिकन मैगजीन के अरबी एडिशन को मुजल्लउल उलूम यानी मैगजीन ऑफ नॉलेज कहा जाता है, वहीं दुनिया भर में कायम दीनी और मजहबी इदारों को दारुल उलूम यानी इल्म का घर, ए होम फॉर नॉलेज का नाम दिया जाता है। तो जो लोग लफ्ज इल्म का इस्तेमाल साइंसी और मजहबी दोनों किस्म की जानकारी के लिए करते हैं, वो ये दलील देते हैं कि ये रिवाज इस्लामी सकाफतों के उस मुश्तरका ख्याल की नुमाइंदगी करता है जो साइंस और मजहब को एक ही सिक्के के दो पहलू मानता था और ये समझता था कि साइंस और मजहब दोनों इल्म के उतने ही अहम रूप हैं और दोनों का सवालों के सही तरीन जवाब दरियाफ्त करने में बराबर नहीं तो यकसा दावा जरूर है। दूसरे लोगों का इस बात पर इत्तेफाक राय नहीं है। इल्म मजहबी जानकारियों की एक सही वजाहत करने वाला लफ्ज हो सकता है, लेकिन साइंसी और मजहबी जानकारियों में इम्तियाज करने वाले एक लफ्ज की दरियाफ्त जरूरी है। तो बहरहाल अरबी और उर्दू जबान की दरसी किताबों, मतबूआत और नशरियात में इल्म हासिल करना एक आम फिक्रा है। मजहबी इल्म को और बेशतर साइंसी इल्म को वाकई हासिल या नजर हाफजा किया जा सकता है, लेकिन साइंस में एक और खास इजाफी पहलू है, क्योंकि साइंस का ताल्लुक अमली या तजुर्बा करने वाले इल्म से है। नई इजादात करना, तामीरात करना, तरदीद करना और मौजूदा जानकारियों के दायरे को इज्तिहाद के जरिए मुसलसल फैलाने से भी। इसलिए कहते हैं कि उर्दू में भी अलग से जो लफ्ज साइंस है उसको बेहतर माना गया, बजाय कि अरबी का ही वो लफ्ज ले लिया जाए जिसको इल्म कहते हैं। और साइंसदानों के लिए जो लफ्ज आप उर्दू में देखेंगे वो लफ्ज थोड़ा अलग है, उसमें कई वैरायटी आपको मिलती है। और उर्दू में जो लफ्ज मिलता है साइंसदानों के लिए वो कई बार मिलता है माहिरीन साइंस, और कहीं कहीं पे ही आपको मिलता है, खासतौर से जो पुरानी राइटिंग्स आप देखते हैं, जो पॉपुलर राइटिंग्स हैं उर्दू में साइंस से मुताल्लिक, उसमें आप माहिरीन साइंस ये वर्ड ज्यादा देखते हैं, साइंस के जानकार ये ज्यादा देखते हैं, साइंसदां वर्ड ये बहुत कम आप देखते हैं। ये लफ्ज फिर बहुत बाद में, मुझे लगता है 20वीं सदी में ये लफ्ज ज्यादा राइज हुआ, लेकिन उर्दू में इसका असल रिवाज कब से हुआ या पहली दफा किसने इसका इस्तेमाल किया, ये थोड़ा जानकारी लगाना इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि बहुत सारी चीजें इस तरह की डॉक्यूमेंटेड नहीं है। इटिमोलॉजी पे किसी भी लफ्ज की इतना ज्यादा, और अगर आप उर्दू के वो देखेंगे जो लुगत होते हैं, तो लुगत में भी आप देखेंगे कि उसमें ओरिजिन किसी भी लफ्ज का आमतौर पे नहीं दिया होता है, जबकि अंग्रेजी की डिक्शनरी में ओरिजिन का ईयर दिया होता है कि पहले दफा किस साल ये इस्तेमाल किया गया। तो ये कुछ दिलचस्प पहलू हैं जो इनकी लसानियात से मुताल्लिक थे, इसकी इटिमोलॉजी से रिलेटेड थे। और अब हम जो कौमी दरसियात का खाका 2005 है, उसमें साइंस की तदरीस से मुताल्लिक क्या बातें कही गई है उसको एक बार लास्ट में हम समराइज कर सकते हैं और फिर उसके बाद फिर कुछ क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। क्या ख्याल है सलमान वहीद साहब? जी, वक्त भी तो हो गया है, आप इसको कंक्लूड करें, फिर उसके बाद हम बातचीत करते हैं। ठीक है, शुक्रिया। तो अगर आप एचसीएफ 2005 का जो ट्रांसलेशन टीचिंग उर्दू वालों ने आपको भेजा था व्हाट्सएप ग्रुप पे, उसको अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें देखिए कि इसमें साइंस को कैसे इसकी डेफिनेशन दी गई है, कैसे इसको डिफाइन करने की कोशिश की गई। अच्छा, किसी भी डेफिनेशन के साथ एक प्रॉब्लम ये होती है कि डेफिनेशन किसी भी लफ्ज को ना उसकी हुदूद में बांधने की कोशिश करता है, उसकी हद को मुकर्रर करने की कोशिश करता है, और कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जिनको हुदूद में नहीं बांधा जा सकता। तो साइंस भी एक ऐसा ही लफ्ज है जिसको हम उसकी डेफिनेशन में कैद नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे जो भी कोई कोशिश है एक डेफिनेशन देने की, आप उसको समझ सकते हैं कि एक ऐसी कोशिश है जिसमें उसकी जो अहम खुसूसियात हैं उसको समेटने की, उनका इरादा करने की कोशिश की गई है।
तो कोई भी डेफिनेशन अपने आप में कंप्लीट नहीं हो सकती है। ऐसे ऐसे कॉम्प्लेक्स वर्ड्स की या ऐसे कॉम्प्लेक्स इंसानी कोशिशों की, जैसे साइंस है उनमें से एक, तो ये एक तरह की एक डेफिनेशन ना कहें हम इसको, यूं कह सकते हैं कि एक तरह से उसकी जो खुसूसियात है उसको समेटने की कोशिश की है। और एनसीएफ की ओपनिंग लाइंस में ये उन्होंने लिखा है कि इंसान हमेशा से अपने आसपास की चीजों को लेकर मुतजस्सिस रहा है और अजीबोगरीब वाकयात को मुख्तलिफ तरीकों से समझने की कोशिश करता रहा है। इनमें से जो एक तरीका शुरू से ही बरकरार रहा है वो है आसपास के हयातियाती और मादी दुनिया को गौर से देखना और उसी के मुताबिक बामाने पैटर्न और रिश्तों को ढूंढने की कोशिश, कुदरत से जूझने के लिए नए नए औजारों की तामीर और उसे समझने के लिए तसव्वुराती ढांचे की तरक्की की तरफ बढ़ना। और इसी इंसानी कोशिश को, इसी ह्यूमन एंडेवर को एनसीएफ 2005 में कहा गया कि यही साइंस है, इसी को हम साइंस कह सकते हैं। इसमें जो अहम बात है वो ये है कि ये एक इंसानी कोशिश है, एक ह्यूमन एंडेवर है, और तमाम इंसानी कोशिशों की तरह साइंस भी गलतियों से या लग्जिशों से मावरा नहीं है। इसमें भी गलतियां करने के पूरे इम्कानात होते हैं। ये कोई बड़ी हतमी चीज नहीं होती है। इसलिए आगे लिखा है कि साइंस एक जिंदा नए नए तजुर्बात के मुताबिक वसी होता हुआ एक मुतहर्रिक इल्म है, यानी एक डायनामिक नॉलेज सिस्टम साइंस। लेकिन फिर सवाल खड़ा किया यहाँ पे एनसीएफ में कि ये जो इल्म है ये कैसे पैदा होता है, और जब साइंटिफिक इल्म कैसे पैदा होता है इसके मुताबिक जब हम सोचते हैं तो सबसे पहले हमारे जहन में आता है कि साइंसी तरीक़ाकार, ये साइंस का एक तरीक़ाकार है। और ये सवाल एनसीएफ फिर उठाता है कि ये साइंसी तरीक़ाकार आखिर है क्या, और फिर इसका जवाब भी देता है कि दूसरी कई मुश्किल चीजों की तरह साइंसी तरीक़ाकार को भी हम हर जगह पाते तो हैं, इसकी बात तो हर जगह करते हैं, लेकिन इसकी तकाबुली तौर पे वजाहत करना मुश्किल साबित हुई है। तकाबुली तौर पे इस मायने में कि जब इसको हम कंपेयर करें दूसरे मेथड से, इल्म हासिल करने के जो दूसरे तरीके हैं, तो उससे ये कैसे अलग है, ये बहुत ही पक्के तौर पे बता पाना मुश्किल होता है। लेकिन मोटे तौर पे अगर आप देखेंगे किताबों में तो इसके कई मराहिल यानी कई स्टेप्स बताए जाते हैं, और ये कुछ स्टेप्स हैं। लेकिन जो अहम बात इसमें कही गई है वो ये कही गई है कि इन मुख्तलिफ इक़दामात में कोई पक्की तरतीब नहीं है। ये नहीं है कि पहले एक चीज होगी, फिर उसके बाद दूसरी चीज होगी, फिर तीसरी चीज होगी। इसमें बहुत बैक एंड फोर्थ होता है, बहुत आगे पीछे चीजें चलती रहती हैं। तो ये एक अहम बात है जो एनसीएफ की जो ओपनिंग पेजेस हैं, जिसका इन्होंने तर्जुमा करके टीचिंग उर्दू वालों ने आपको दिया, उसमें आप ये जो साइंस की उस्ताद है या साइंस की फितरत है, इससे मुतालिक ये चीजें आप उसमें मोटे तौर पे आप उसकी निशानदेही कर सकते हैं। और ये जो नेचर ऑफ साइंस है, ये जो साइंस की उस्ताद या फितरत है, इसके बारे में खुले तौर पे अपने तलबा से बातचीत करना, ये साइंस को और दिलचस्प बनाने के लिए और साइंस को एक इंसानी अमल की तरह सबके सामने पेश करने में, और एक ऐसा अमल जिसमें हर कोई हिस्सा ले सकता है, जो हर कोई इसमें आ सकता है। इसके लिए कोई खास किस्म का जहन और बहुत ही दानिशवराना सोच और बहुत ही शार्प इंटेलिजेंस चाहिए, ऐसी कोई बातें नहीं है, ये हर कोई कर सकता है। तो इसको सबके लिए एक अट्रैक्टिव सब्जेक्ट के तौर पे अगर आप पेश करना चाहते हैं और दिलचस्प मजमून बनाना चाहते हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए, तो ये साइंस के उस्ताद से मुतालिक जो ये कुछ नुक्ते हैं अहम, जो एनसीएफ 2005 की ओपनिंग पेजेस में, शुरुआत के 2-3 पेजेस में ये बात कही गई है, तो इसको जहन में रखना और इसको अपने तमाम मिसालों, अपने टीचिंग और बातचीत जो साइंस की क्लासरूम में आप स्टूडेंट्स से करते हैं, उसके जरिए बार बार इसको बावर कराना स्टूडेंट्स को और इस पर खुले तौर पे बातचीत करना, ये एक बहुत अहम ये एक पेडागोजिकल पॉइंट हो सकता है। ठीक है, शुक्रिया। मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया। और अगर आप लोगों की कुछ मुशाहिदात हो, कोई सवाल हो, कोई और तफसील वजाहत किसी चीज़ की आप चाहते हो, तो प्लीज़ आप ज़रूर पूछिए।
पार्टिसिपेंट से गुजारिश है कि वो लोग अपनी बातें रखें, सवालात या अपनी कुछ नुकात रखना चाहते हैं वो भी रख सकते हैं। जी साजिद हुसैन साहब। साजिद भाई, आपको कुछ बोलना है तो बोलें। अब आप बताएं कि कुछ हेवीनेस कम हुई या नहीं, आपको बहुत हेवी लग रहा था शुरुआत में, तो आप अपने तासुरात भी शेयर कर सकते हैं। मुझे तो बातें बहुत ही गहरी भी थी और बहुत मुफीद भी थी, और वसी लेवल पे आपने इस लफ्ज पर बहस की और पूरा रेफरेंस देकर तारीखी हवालों से आपने इसको समझाया है। बहुत ज़्यादा मुफीद और बहुत ही गहरी बातें थी वो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस। जी बहुत शुक्रिया सलमान साहब। पता नहीं ये कितनी सैर हासिल बहस रही, क्योंकि शायद मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ों को ले लिया और बहुत ज़्यादा चीज़ों को कम वक्त में समेटने की कोशिश की। तो पता नहीं ये पार्टिसिपेंट्स ही बताएंगे कि उनको कितना अच्छा लगा और कितना हेलो कारआमद लगा। जी जी, सॉरी मैं शुरू में गलत लिया था आपके ये को, मैं समझ नहीं पाया था, बाद में फिर मैं टॉपिक देखा तो कुछ और भी हुआ। तो मेरा एक सवाल है जी कि जैसे थॉमस कोहन और कार्ल लूपर के बारे में तस्करा की जो साइंस को फिलोसफाई कर रहे थे, तो जी उनको यही तो कह रहे थे कि वो एक साइंस, एक प्रोसेस है, एक एटीट्यूड एंड अप्रोच है। तो हम जब बच्चों के साथ ये चीज करते हैं तो बच्चे जी के पास वो कॉन्फिडेंस कैसे आए कि वो एकेडमिक स्किल डेवलप कर पाए, मतलब वो एक ऑरा बन जाता है कि नहीं साइंस मतलब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में एपीजे अब्दुल कलाम और रामानुजन और सीवी रमन, और उसके कॉन्टेक्स्ट में आपने बहुत अच्छे से इस चीज को तस्करा किया। जी। लेकिन इसको बच्चे कॉन्फिडेंस कैसे कहें कि ये एक प्रोसेस है जो मैं आज शुरू कर रहा हूँ और ये चलता रहेगा होल लाइफ। नहीं बिल्कुल एग्जैक्टली यही चीज शायद जो है। भाई वीडियो प्लीज ऑन करें। जी हाँ साजिद, मैंने ऑन कर दिया अपना। जी हाँ तो मतलब एग्जैक्टली जो आप कह रहे हैं कि साइंस को लेकर एक बहुत ऑरा सा बना रहता है, और बहुत ही साइंस जिस तरह से हम पेश करते हैं या स्कूलों में जैसे पढ़ाया जाता है, या कम से कम जो स्कूल की टेक्स्ट बुक्स होती हैं वो जिस तरह से साइंस को पेश करती हैं, वो एक बहुत ही मिस्टिक तरीके से पेश करती हैं। यानी ऐसा लगता है बड़ा कोई मजजूबाना किस्म का ये एक अमल है, और इसको करने वाले मजजूब होते हैं शायद। तो ये जो मिस्टिसिज्म के की एक चादर है साइंस के ऊपर पड़ी हुई, इसको उतार फेंकने की जरूरत है, और क्लासरूम में इन चीजों को जैसे मैंने कहा कि खुले तौर पे इनसे बात करने की जरूरत है। तो इसमें जो मुफीद होती है बातें, जैसे आप थॉमस कुन जो फलसफी हुए हैं साइंस के, या कार्ल पॉपर जो साइंस के फलसफी हैं और साइंस के फलसफे पे इन लोगों ने काफी सोच विचार किया है। तो इन चीजों को बहुत सीधे शायद आप छोटे लेवल पे स्कूल के स्टूडेंट्स से इंट्रोड्यूस ना कर पाए, लेकिन टीचर का खुद इनसे आगाह होना ये बहुत अहम होता है। और आप कम से कम जो मुबाहिसे हैं, जो मुद्दे हैं, जो साइंसी तरीक़ेकार है या साइंसी अमल है, इससे रिलेटेड जो फलसफियाना बहस है, उससे कम से कम अगर आप वाकिफ रहते हैं तो आप साइंस की लिमिटेशन को जानते हैं, और फिर साइंस के उस ऑरा को वो जो एक मिस्टिक ऑरा क्रिएट होता है साइंस का, उसको तोड़ने में आप बहुत मददगार साबित होते हैं। और स्टूडेंट्स के लिए ये अच्छा रहेगा, छोटे बच्चों के लिए, कि जो जो फैक्ट्स जो साइंस के पढ़ाए जाते हैं वो कई बार बहुत ही डिसजॉइंटेड तरीके से पढ़ाए जाते हैं, आपस में कोई कनेक्शन नहीं होता है। तो जैसा कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक बार कहा था कि बहुत सारे लोग, उनसे किसी ने पूछा, एक नए नए लेक्चरर लगे थे एक साहब जिन्होंने फिलोसफी ऑफ साइंस में पीएचडी की थी, और उन्होंने अल्बर्ट आइंस्टीन को लिखा कि क्या मुझे अपने फिजिक्स के स्टूडेंट्स को, वो फिजिक्स पढ़ाने के लिए उनकी बहाली हुई थी यूनिवर्सिटी में, फिजिक्स के स्टूडेंट्स को क्या मुझे साइंस के फलसफे के बारे में पढ़ाना चाहिए? तो आइंस्टीन ने उस खत का जवाब देते हुए कहा कि जरूर पढ़ाना चाहिए, बिल्कुल आपको पढ़ाना चाहिए,
क्योंकि मेरे तजर्बे में, यानी आइंस्टीन अपने तजर्बे की बात कर रहे हैं, कि मेरे तजर्बे में ये मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग हैं जो हजारों किस्म के फैक्ट्स, प्रिंसिपल्स और लॉज जो हैं साइंस के, उसको वो जानते हैं, उसके बारे में बता देंगे। लेकिन ओवरऑल अगर आप उनसे पूछिए कि साइंस क्या होती है, ये कैसे काम करती है, साइंसी जो इल्म है इसकी क्या लिमिटेशंस होती हैं, इसकी क्या हदें हैं, किन चीजों को समझने में साइंस मुआविन होती है और किन चीजों को नहीं समझा सकती, या जैसे कि वैल्यू का क्वेश्चन है ना, एथिक्स का क्वेश्चन है, क्या साइंस इनसे डील करती है या नहीं करती है, या इनको छोड़ देती है। जो जो दूसरे सब्जेक्टिव फिनोमेना है, जैसे आप कह लीजिए जो सुपर नेचुरल काइंड ऑफ थिंग्स हैं, क्या उनसे साइंस डील करती है, तो वो इस बारे में नहीं बता पाते हैं। और आइंस्टीन ने एक मेटाफर दिया उन साहब को लिखते हुए कि ये ऐसे है जैसे अगर आप किसी से पूछें तो वो आपको हजारों पेड़ उन्होंने देखे हों अपनी जिंदगी में, हजारों पेड़ों के नाम बता दें, लेकिन जंगल नहीं देखा हो उन्होंने। तो साइंस के फलसफे को आपकी टीचिंग में लाना, और वो उसकी हिस्ट्री की मदद से बहुत हो सकता है। यानी साइंस की हिस्ट्री को आप जितना लाएंगे, साइंस के हिस्टोरिकल एपिसोड्स को जितना लाएंगे, उतना ज्यादा वो जंगल को देख पाएंगे, सिर्फ पेड़ों को ना गिनेंगे। इसलिए ये बहुत मुआविन साबित होगा। तो मेरा मशवरा ये है कि जब भी आप साइंस के बारे में, जैसे कोई भी मान लीजिए आप पेंडुलम के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो पेंडुलम से मुतालिक एक पूरी हिस्ट्री है कॉन्सेप्ट की, कि कैसे शुरुआत में गैलीलियो ने इस पे काम किया और उनसे पहले किसने काम किया, और कैसे वक्तन फवक्तन ये सोच बदलती रही है। जैसे आप में से कुछ लोगों ने, जैसे दुर्रे शहवार साहब ने एक लिखा था कि जो जौहर की साख्त है, जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, उसको उसको लेकर के कैसे व्यूज टाइम टू टाइम बदले हैं। और खुद साइंटिस्ट भी गलती करते हैं, खुद साइंटिस्ट भी कई बार जो चीजें साइंस में जो थ्योरी के तौर पर उभर कर सामने आती हैं, वो पक्की नहीं होती, टेंटेटिवनेस होती है उनमें। यानी अगर बेहतर एविडेंस आता है, बेहतर उसकी कोई एक्सप्लेनेशन या वजाहत मिलती है, तो उसमें तरमीम होती है, उसको ठीक किया जाता है। तो इस तरह से ये एक डायनामिक प्रोसेस है। तो इसमें जैसे आप अगर एटम के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम की जो कहानी है, जौहरी साहब की कहानी है, और जो हिस्टोरिकल कहानियां हैं, उनको लाना बहुत ही कारामद साबित होगा। और मुझे लगता है इससे जो ऑरा है, जो मिस्टिसिज्म है, वो टूटने में मदद मिलती है। और अगर आप बताएं कि साइंटिस्ट जो है वो कोई भी हो सकते हैं, अगर आप अरब साइंटिस्ट की बात बताएं उनको, और अगर आप यूरोपियन साइंटिस्ट की बात बताएं कि जिनको आज हम साइंटिस्ट कहते हैं, तब उनको साइंटिस्ट नहीं कहते थे, लेकिन इस तरह से लोग नेचर के साथ, जो मादी दुनिया है उसके साथ इंटरेक्शन कर रहे थे, और उसमें अलग अलग तरह की दरियाफ्तें कर रहे थे। तो इसी को हम साइंस कहते हैं। तो इससे शायद ये ऑरा टूटने में मदद मिलेगी मेरे ख्याल से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह, जी साहब। बहुत अच्छा और गहरा लेक्चर रहा ये। इसमें सिर्फ एक चीज मुझे ये ऐड करना था थोड़ा सा, कि जैसा हम अहम बहुत ही बुनियादी बात पे बात कर रहे हैं कि साइंसदान है कौन। तो जी एक पहलू ये है कि साइंसदान जितने भी रहे हैं वो मसलों के हल के सिलसिले में उनकी जो जुस्तजू है, जो उनका सफर है, वो साइंस की कहानी है सर। जी ये जो बेसिक अप्रोच है, ये जो एटीट्यूड है या एप्टीट्यूड है कि प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, तो इसके अतराफ में अगर साइंस को बुना जाए कि एक मसला है और मसले की तलाश में हम निकले हैं, उसके हल की तलाश में हम निकले हैं, तो स्कूल की सतह पे बच्चों में साइंसी दिलचस्पी और साइंसी मिजाज बनाना, उस किस्म की सोच बनाने में और भी मदद मिल बिल्कुल बिल्कुल। सकती है। बहुत बहुत तो मेरे ख्याल शुक्रिया। से जैसा आपने गुफ्तगू जी जो की है जी ना, उसमें एक और चीज ये ऐड करना चाह रहा था कि जैसा एक और साइंटिस्ट का नाम ले सकते या लिया जाना चाहिए, समझिए, वो ब्रिटन रसल। ब्रिटन रसल एक ऐसा साइंसदान है जो जो तजुर्बाती साइंस और फलसफियाना साइंस के माबैन उसके बिल्कुल बैन बैन चलता है। उसका एक सेंटेंस ये भी है कि जैसा आई फील द टेरर ऑफ कॉस्मिक लोनलीनेस। उसने कहा कि मैं जी जब फल्कियात का मुताला करता हूँ, कायनात का मुताला करता हूँ, तो हम्म, मुझे जैसो जो जो ये फीलिंग है, जो एहसास एक साइंटिस्ट का, ये बच्चों तक हम्म, हमको लेकर जाना चाहिए कि एक साइंटिस्ट महज ऑब्जेक्ट के साथ खेलता नहीं है, ऑब्जेक्ट के साथ वो इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, बल्कि वो उनके साथ उसके जज्बात और एहसास भी जुड़े हुए, और वो अपना एक माइंडसेट भी बनाता, अपना एक वर्ल्ड व्यू भी बनाता है साथ ही साथ। बिल्कुल। ये वर्ल्ड व्यू को ही उभारना बहुत जरूरी है। जी जी, बहुत शुक्रिया, बहुत जज़ाकल्लाह। बहुत मुफीद आपने मशवरा दिया। माशाल्लाह रहा और बहुत अच्छा लेक्चर रहा। जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह।
जी आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। दुरेश्वर शेख साहब। दुर्वेश अस्सलाम शहबाज। जी वालेकुम अस्सलाम। साहब नहीं साहिबा हूँ। अच्छा साहिबा है, सॉरी, ये सॉरी गलती सॉरी, होगी। नाम थोड़ा। ये मतलब मैं साइंस के ताल्लुक से यही बात कहना चाह रही थी कि साइंस के बारे में अगर देखा जाए तो बच्चों में जो खौफ बताया गया ना, जी कि बच्चों को दूर करने के लिए एक मतलब मेरा आजमुदा नुस्खा ये है कि बच्चों को साइंस के अमली जो पॉइंट्स है उससे जोड़ा जाए। खाली से उनको जबानी बता दिया गया, अगर हम बता दें कुछ ऐसी चीजें उनको सुना दें तो वो ज्यादा असर अंदाज नहीं होती और देर पा कायम भी नहीं रहती। अगर उसको हम बहुत बहुत बता, जैसे एक छोटी सी मिसाल ले लेते, जैसे मोदी बच्चे पर शुआओं को जो मरकूज करने का तजुर्बा है, हम जबानी बोल देंगे तो वो कुछ असर नहीं करेगा, लेकिन उनको जब कर कर बताएंगे, हम अमली तौर पे बताएंगे ना, तो वो जिंदगी भर याद रहेगा कि अरे हमने इस तरह से कागज जलाए थे। एक बिल्कुल हम बिल्कुल। अगर हम ज्यादा लेंगे तो और अच्छा रहेगा। और जज़ाकल्लाह खैरन, कैसी बहुत अच्छी मालूमात मिली आपसे। इंशाल्लाह उम्मीद रखते हैं कि आगे मिलती रहेंगी। जरूर इंशाल्लाह। और ये बहुत आपने अहम बात कही कि साइंटिस्ट जो हैं वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ मैनिपुलेट करते हैं। आप उनको कुछ ऑब्जेक्ट दे दीजिए और उनमें बस छेड़छाड़ कुछ फेर बदल कर दिया तो वही साइंस होती है। ये बात बावर कराना बहुत अहम हो जाता है। और इसमें एक और चीज़ है कि साइंस में जो एक्टिविटीज़ हैं या एक्सपेरिमेंट्स हैं, इस पे बहुत जोर दिया जाता है कि भाई करना बहुत ज़रूरी है और हाथ से करके देखना बहुत ज़रूरी है, तजर्बा करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसके अलावा एक और चीज़ है इसमें कि साइंस में हैंड्स ऑन पे तो बहुत जोर दिया जाता है। लेकिन अगर आप देखेंगे पुराने अगर फ़लसफ़ियाना दौर में जब लोग साइंस कर रहे थे, गैलीलियो और न्यूटन की साइंस अगर आप देखेंगे और थोड़े से पुरानी साइंस को देखेंगे, तो आप देखेंगे कि इसमें बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट भी थे जो हैंड्स ऑन तो नहीं थे लेकिन वो माइंड्स ऑन थे, यानी सही जिसको हम कहते हैं ना थॉट एक्सपेरिमेंट। तो सही सही। बस दुर्रे शहबाज साहिबा, बस एक चीज मैं आपकी गुफ्तगू में ऐड करना चाह रहा था कि जहां हमें हैंड्स ऑन को एम्फेसाइज करना है वहीं माइंड्स ऑन कम ना हो जाए, यानी माइंड्स ऑन की भी अहमियत है। हर चीज को आप करके तजुर्बा करके नहीं देखते। जैसे बिग बैंग की जो थ्योरी है, जो कायनात के कायनात के इर्तिका से मुताल्लिक जो थ्योरी है हाँ कि हाँ कैसे पूरा यूनिवर्स क्रिएट हुआ, तो उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं ना, वो तो हो गया कभी। हाँ हाँ, कैसे हुआ ये सब कंजेक्चर है हमारे। आप थॉट एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं लेकिन एक्चुअल कोई एक्सपेरिमेंट उसके बारे में नहीं कर सकते हैं। तो सही। हर चीज एक्सपेरिमेंट से नहीं समझी जाती है, एक्सपेरिमेंट का भी ना एक लिमिटेशन है। तो ये जो एलिमेंट्री लेवल पे खास तौर से ये स्कूलों में जो हम साइंस करते हैं और जिस तरह से हम पढ़ाते हैं, तो उसमें बहुत जोश में लोग बात करते हैं हैंड्स ऑन के बारे में, जो एक बहुत अच्छी बात है, जो साइंस को सही मायनों में डीमिस्टिफाई करता है। उसपे जो एक मजजूबियत की नकाब है उसको नोच के फेंकता है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन वहाँ पे माइंड्स ऑन जो ये होना एक्सपेरिमेंट चाहिए। है उसको भी एम्फेसाइज करने की जरूरत है। और ऐसे बहुत आपको एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे अगर थोड़ा आप दिलचस्पी लेना शुरू करें साइंस के हिस्ट्री में। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जैसा इसकी मिसाल भी अगर हम देख सकते हैं, जैसे रेलवे इंजन जो बना, जी गौर फिक्र करने के बारे में देखा जाए तो मेरे इख्तिबास में भी लिखी थी मैंने इस बारे में कि गौर फिक्र भी करना जरूरी है। गौर व फिक्र करना आपने लिखा था, जी बिल्कुल। हाँ हाँ। तो इंजन के बारे में देखा जाए तो इसकी इजाद एक कोयले के कान से हुई थी ना, कि कान में जी से जो है कोयला निकालने के लिए गौर किया गया तो फिर इंजन बना है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब दो पॉइंट्स है ज्यादा अहम, एक गौर फिक्र करना और दूसरी अमली नौयत पर उसको हाँ लाना। हाँ, गौर व फिक्र करना भी उतना ही है और हम्म, अमली नौयत यानी अमली तजुर्बा करना वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट, हाँ दोनों जी। चीजें। जी जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। और इंशाल्लाह जज़ाक आगे के लिए आपकी रहनुमाई मिलती रहेंगी जरूर इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। जी जरूर। और कोई आपका कोई, अगर आप अपनी कोई राय देना चाहें, कोई और चीज जो आपके हिसाब से छूट गई और ऐड हो सकती थी इसमें।
कोई और मशवरा? मैं मुजाहिद बात कर रहा हूँ। तो ये कुछ जी। कुछ रीडिंग या कुछ ऐसी कोई किताब है उर्दू में जो इन टॉपिक्स को कवर कर रही हो, या इस पे कुछ बात हो रही है? बदनसीबी से उर्दू या हिंदी में इस तरह की चीजें शायद या तो लिखी नहीं गई हैं या बहुत कम लिखी गई हैं। मेरे नज़र से नहीं गुजरी हैं। मैं खुद ही इन पे लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं कोशिश कर रहा हूँ। मुझे आजकल वालों ने एक ऑफर दिया था उन्होंने लिखने के लिए कि साइंस के मुताबिक आप लिखिए। आजकल एक मैगजीन है उर्दू का, आप जानते होंगे, जो पब्लिकेशन डिवीजन से निकलता है, तो उसी के लिए मैं एक पर्चा तैयार कर रहा था। उसी उसी में से कुछ इक़्तिबासात मैंने अभी पढ़े, तो मैं ही कभी इसको जल्दी ही कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा, और जब भी कंप्लीट होगा तो आपकी वेबसाइट से ज़रूर शेयर करेंगे और इस ग्रुप में भी शेयर करेंगे। लेकिन जो एक साइंस की हिस्ट्री, खासतौर से जो साइंटिफिक रिवॉल्यूशन की हिस्ट्री है, उससे रिलेटेड एक रीडिंग, एक चैप्टर मैंने आपसे शेयर किया था। तो उसका अगर तर्जुमा आप करवा पाएँ तो बहुत अच्छा रहेगा, या अगर उसी को शेयर कर दें, क्योंकि बहुत लोग तो इंग्लिश में भी पढ़ ही सकते हैं। जी इंग्लिश में तो ऐसी बहुत है। इंग्लिश में कुछ इंट्रोडक्टरी लेवल की अगर किताबें होंगी तो मैं ज़रूर शेयर करूँगा। मेरे पास होंगी वो पीडीएफ फॉर्मेट में। इंग्लिश में बहुत है, लेकिन हिंदी और उर्दू में बहुत कम है, ना के बराबर। या अगर आप में से किसी को पता हो तो आप इस ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, है ना? जो पार्टिसिपेंट्स हैं इनमें से किसी को पता हो, क्योंकि आप भी मुख्तलिफ बैकग्राउंड से हैं, तो हो सकता है आपकी जानकारी में वो चीज़ें हों जो मुफीद हो सकती हैं इससे रिलेटेड। और आपने जो आर्टिकल शेयर किए थे मुजाहिद साहब, वो काफ़ी अच्छे थे और काफ़ी मौजूद थे, और मुझे लगता है कि वर्कशॉप के बाद भी अगर आप उन आर्टिकल्स को पढ़ेंगे शोका, तो मुझे भी लगता है बहुत सारी चीज़ों को आप रिलेट कर पाएंगे इससे। जो जो ये 2 दिन की वर्कशॉप में जो भी हमने डिस्कशन किया, तो आप काफ़ी चीज़ें उससे रिलेट कर पाएंगे और काफ़ी चीज़ें आप देख पाएंगे, जो खास तौर से वो 2 आर्टिकल जो आपने शेयर किए थे मुजाहिद साहब। जी, मुजाहिद साहब। जी जी, बहुत जी। चाहे तो सर्वे करा लें क्विकली। हाँ, वो सर्वे देखिए वो आप कराएं, क्योंकि मैं तो नहीं करा पा रहा हूँ। जी, मैं शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन। दिख रही है? जी स्क्रीन दिख रही है। वो अच्छा, लिंक मैंने शेयर किया। जी एक आम सी बात मैं पूछ रहा था कि इस वर्कशॉप में जितने लोग शरीक हुए हैं, तो क्या आप सब साइंस बैकग्राउंड के थे या नॉन साइंस बैकग्राउंड के भी लोग थे? जी, साइंस बैकग्राउंड ही है हमारा, साइंस हाँ, के हाँ, आपका तो साइंस ही लग रहा है। जी, जी। ही। मुझे भी यही अंदाजा था कि ज्यादातर लोग साइंस बैकग्राउंड के हैं, बल्कि इस तरह की वर्कशॉप में मजा तब आता है क्योंकि ये बड़ी जनरल गुफ्तगू है, आमियाना बात है साइंस के बारे में, और हम एक तरह से ना साइंस की ह्यूमैनिटीज की बात कर रहे थे इसमें। तो अगर ह्यूमैनिटीज वाले और लोग अगर इस तरह की वर्कशॉप से जुड़ते तो और ज्यादा अच्छी दिलचस्प बातचीत होती। तो इसको सिर्फ साइंस वालों तक आप महदूद न रखिए मुजाहिद साहब। आप जब भी इससे रिलेटेड चीजें शेयर करें तो और भी ग्रुप्स में आप शेयर करें जो नॉन साइंस वाले हैं, क्योंकि वो भी अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इसमें। जी, हमारी एक तरफ तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि कुछ स्पेसिफिक मतलब सब्जेक्ट बेस्ड भी ग्रुप्स बनाए हम, लेकिन जी, हाँ हाँ, मतलब सब्जेक्ट बेस्ड भी रखते हैं, वो भी अच्छा है। जी। और दूसरी तरफ ये है कि हाँ मतलब जैसे इस वर्कशॉप को हमने वैसे भी इस वर्कशॉप को आम करने की कोशिश की, लेकिन हो सकता है कि बहुत सारे सोशल साइंस वाले देख करके कि साइंस वाली टॉपिक हाँ, वो तो नाम देखकर, जी बिल्कुल बिल्कुल, जी, तो नाम से भी। ये भी हो सकता है। तो सदाकत, ये बस लिंक पे जाके कोड डालना है ना? जी, तो आप तमाम लोग मेंटी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं, www.menti.com इस वेबसाइट पर जाइएगा और ये कोड डालिए 2505891। तो आपको आज का वेबिनार का पोस्टर दिखेगा। आप बस अपना प्रेजेंस बता दीजिए थम्स अप, थम्स डाउन या क्वेश्चन मार्क के जरिए से, तो अगला क्वेश्चन पे हम लोग बस 5-6 मिनट में इसको कंप्लीट करेंगे ताकि क्विकली
हम डॉक्यूमेंट कर सकें आपके क्या एहसास थे, आपके कोई मशवरे हैं, आपको ये ओवरऑल मैंने वर्कशॉप के बारे में। लिंक डाला है चैट वर्ल्ड में menti.com और तो हम लोग इसको कर लेते हैं ताकि टले नहीं। अभी तक 5 लोगों ने कहा है कि वो इसको ज्वाइन कर पा रहे हैं। बाकी अफराद भी अगर किसी भी ब्राउजर से आप ज्वाइन हो सकते हैं। मैं इस लिंक पे जाकर के लाइक बटन क्लिक किया हूँ जी। उसके बाद नेक्स्ट जी, मैं स्क्रीन आगे बढ़ाऊंगा ताकि और अफराद ज्वाइन हो जाएं। अच्छा। तब तक मैं कुछ और बातें कर लें। जी जरूर जरूर। बिल्कुल। हेलो जी जी बिल्कुल। आप क्या फीडबैक ले रहे हैं ऑनलाइन? जी हम ऑनलाइन फीडबैक ले रहे हैं। अच्छा। तो इस बीच में हम बात कर सकते हैं वो एनसीएफ में जो 6 किस्म की माकूलियत की बात की गई, उस पर हम थोड़ी सी बात कर सकते हैं अगर आप लोगों की इजाजत हो तो। जी आप गुफ्तगू करें इस पे, कुछ पॉइंट्स रखें आप, हम लोग थोड़ा फीडबैक भी दे रहे हैं साथ साथ। ठीक है। तो जैसा कि मैं अभी अर्ज कर रहा था आपसे कि एनसीएफ 2005 का ये जो पोजीशन पेपर है जिसका ट्रांसलेशन सलमान वहीद साहब और मुजाहिदुल इस्लाम साहब ने आपको भेजा, इसमें एक इसमें पॉइंट आता है साइंस एजुकेशन टाइप्स ऑफ वैलिडिटी। और टाइप्स ऑफ वैलिडिटी में अगर आप देखेंगे तो ये 6 किस्म की वैलिडिटी की बात करते हैं। और वैलिडिटी को यहाँ पे इन्होंने तौसीक तर्जुमा किया है, लेकिन हम अगर उसको कहें कि माकूलियत, अगर उसको कहें कि इसमें ये जो माकूलियत है ना, ये 6 किस्म की माकूलियत की बात कर रहे हैं। एक माकूल किस्म का जो साइंस की तालीम होगी वो क्या होगी? ये अपनी जो फिलॉसफी ऑफ साइंस एजुकेशन है, साइंस की तालीम का जो इनका फलसफा है एनसीएफ वालों का, इसके बारे में वो बात कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि एक सच्ची साइंस की तालीम क्या होगी और इससे एक सच्ची साइंस की तालीम को लेकर हमारा फलसफा क्या है। तो उन्होंने कहा कि ये 3 बातों पर मुश्तमिल होगी जो हमारी सोच होगी कि अच्छी और सच्ची साइंस की तालीम कैसी हो। पहला तो है कि सीखने वाला, यानी वो बच्चा जिसे सिखाया जा रहा है, तालिब इल्म, वो माहौल जिसमें उसे सिखाया जा रहा है, जो मादी माहौल भी होगा और जिसमें हयातियाती और समाजी माहौल भी शामिल होगा, और जिसका हिस्सा तालिब इल्म भी है और साइंस भी है जिसका हिस्सा। और उसके अलावा ये कह रहे हैं कि साइंस की उस तालीम को हम अच्छी तालीम मानेंगे जो तलबा के तई, जिंदगी के तई और खुद साइंस के तई ईमानदार। ये बड़ा फलसफियाना जुमला इन्होंने यूज किया है कि साइंस की अच्छी तालीम उसे मानेंगे जो साइंस के तई, जिंदगी के तई और खुद जो खुद साइंस के तई ईमानदार हो। और इसके लिए इन्होंने कुछ जो है वो ये दिए हैं, यानी कंडीशंस दिए हैं, और 6 तरह की कंडीशंस की ये बात करते हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि ये 6 तरह की वैलिडिटी की बात करते हैं। एक जो वैलिड साइंस एजुकेशन होगा उसमें 6 तरह की वैलिडिटी होगी। पहली को हम कह सकते हैं, जिसको ये कहते हैं कॉग्निटिव वैलिडिटी, या जिसको हम कह सकते हैं कि जहनी माकूलियत, यानी जो तलबा की उम्र है, जो उनकी जबान है, जो उनकी समझ में आ सकने की कैपेसिटी है, उसके हिसाब से होना चाहिए, उसके हिसाब से दुरुस्त होना चाहिए। तो हम कहेंगे कि जहनी माकूलियत है साइंस की उस
साइंस एजुकेशन में। तो पहला जो क्राइटेरिया है इनका वैलिडिटी का, माकूलियत का जो पहला पैमाना है वो है ज़हनी माकूलियत। दूसरा इन्होंने कहा है कि मवाद या मज़ामीन या मशमूलात की माकूलियत, यानी जो भी मजमून आप उसमें रखें वो साइंसी मजमून, साइंस से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स आप रखें, जो चीज़ें आप रखें वो सही तरीके से उसको रखें, उसको आसान बनाने के नाम पे, आसान बनाने के नाम पे और उसको दिलचस्प बनाने के नाम पे जो उसके पीछे की असली साइंस है उसको कहीं आप खत्म ना कर दें। तो मशमूलात का दुरुस्त होना, मशमूलात और मज़ामीन की माकूलियत बहुत ज़रूरी है, ये एक बात इसमें कही गई। और तीसरी जो वैलिडिटी की बात की गई है वो है अमली माकूलियत, यानी साइंस का जो अमल है, जो अभी आप सब लोग बात कर रहे थे इसके बारे में कि साइंस के प्रोसेस को सीखना बहुत ज़रूरी है, उसमें तजर्बात बहुत ज़रूरी हैं, तो ये अमली माकूलियत बहुत ज़रूरी है। और फिर तारीखी माकूलियत, यानी साइंस की तारीख को भी आपको इसमें लाना है, जो सही तारीख है, और तारीखी पस मंज़र में किसी भी कॉन्सेप्ट को आप पेश करें। और पांचवी है माहौली माकूलियत, यानी साइंस और टेक्नोलॉजी और रोजगार की दुनिया और इन तमाम चीज़ों से रिलेटेड बहस की जाए साइंस की क्लास में, तो वो माहौली माकूलियत है। और आखिरी जो इन्होंने कहा है वो है इखलाकी माकूलियत, जो ये मांग करती है कि निसाब में ईमानदारी हो, गैर जानिबदारी हो, कोऑपरेशन हो, ऐसे ऐसे जो कुछ अक़दार हैं इसको बढ़ावा देने के लिए, इसको फ़रोग़ देने के लिए, और साइंस की तालीम हासिल करने के बाद तलबा में ये चीज़ आ जाए कि वो खौफ से, जो अंधविश्वास है उससे वो रिहाई हासिल कर सकें, और ऐसी उनका जो साइंसी ज़हन है वो बन सके, और वो अपनी ज़िंदगी की, अपने माहौलियात की, इनकी हिफाजत करने के लिए एक तरह से कॉन्शियस हो जाएं और इससे रिलेटेड उनके अंदर बेदारी आ जाए। तो ये 6 किस्म की वैलिडिटी की बात की है। और अगर आप देखेंगे तो जो हमने गुफ्तगू की है इसमें हमने कोशिश की है कि जो अमली माकूलियत है, जो तारीखी माकूलियत है और जो माहौली माकूलियत है, इन 3 किस्म की माकूलियत को पे हमने जोर दिया और इसको लाने की हमने बात की। और ये लाना तब मुमकिन होगा जब हम साइंस के फ़लसफ़े, साइंस की हिस्ट्री से हम चीज़ें यहाँ पे लाते रहें, साइंस की तालीम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अभी वक्त भी हुआ चला है। जी जी जी। आपसे एक गुजारिश ये भी है कि जो भी मवाद होगा अगर आपके पास इससे रिलेटेड उर्दू में, तो हमारे साथ शेयर करें ग्रुप में, वर्कशॉप वाले, ताकि जी जरूर फ्रेंड्स में उसको हासिल कर पाएं। और आखिरी में मैं टीचिंग उर्दू की तरफ से दिल की गहराइयों से प्रोफेसर जावेद साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने ऑनलाइन एक खूबसूरत वर्कशॉप चलाया साइंस के हवाले से। काफ़ी प्रैक्टिकल भी था, काफ़ी इंगेजिंग था, काफ़ी डीप भी था, काफ़ी हवालों से हमारे लिए भी मुफीद साबित रहा। मैं साइंस का तो बैकग्राउंड नहीं, लेकिन ह्यूमैनिटीज से, लेकिन मुझे भी बहुत अच्छा लगा, बहुत शानदार था। आगे से भी हम उम्मीद करते हैं कि दोबारा भी हमें आपसे इस तरह से इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा इंशाअल्लाह। इसी के साथ में हमारे जो जरूर ऑडियंस, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, इज्जत अफजाई का शुक्रिया। जिन्होंने पार्टिसिपेट किया उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं हम। और इसी के साथ हम अपनी बात खत्म करते हाँ हैं। बहुत शुक्रिया उनका भी। मुजाहिद अगर भाई, आप पार्टिसिपेंट थोड़ा जल्दी से रेस्पॉन्ड करेंगे तो बहुत शुक्रगुजार होंगे। देख रहे हैं कि सिर्फ पहले वाला रेस्पॉन्स पे 6 रेस्पॉन्सेस आए हैं, लेकिन उसके बाद वालों पे कोई दिक्कत महसूस हो रही है कि आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं फीडबैक के रेस्पॉन्स देने के लिए ऑनलाइन मेंटी पर? ये वो जो सेकंड वाला क्वेश्चन है लगता है कि असल में शुरू में ऐसा लगा कि सिर्फ एक ही करना है शायद। डिडंट नहीं, वोट इन आपको टाइम। अगला क्वेश्चन एक ही करके लोग चले गए होंगे। बाद में कर सकते हैं क्या?
नहीं, हमें प्रेजेंट करना पड़ेगा वो। अच्छा अच्छा। ठीक है, हम तो थोड़ी देर ये ऑन रखेंगे ताकि बाद व्हाट्सएप में भी। ग्रुप में बोल करके देखते हैं, तो ये थोड़ा लगता है जी, लोगों को कंफ्यूज कर रहा है। अच्छा अच्छा। विदिन वोट इन टाइम कुछ आ रहा है किसी को। असल में वो एक बार एक को फीडबैक दे दिया, फिर उन्हें लगा कि एक ही स्लाइड है, चलेगा, अच्छा निकाल के खत्म कर दिया, इस वजह से। अच्छी बात, अच्छी बात, ठीक है। तो मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ अभी। जी ठीक है। जी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा।